हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, मैं आज एक वीडियो के साथ आपके सामने हूं। जैसा कि आपको पता है, आपका स्टेट का एग्जाम जो है वो 30 और 31 जुलाई को है। तो इस टाइम पर जो एचटेट टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। मैं ऑलरेडी 20 प्रैक्टिस सेट पढ़ा चुका हूँ, 20-20 क्वेश्चन के। मैंने एक 60 क्वेश्चन का भी एक प्रैक्टिस सेट पढ़ा रखा है। ये भी आपको एक टॉप 60 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो टॉप 60 क्वेश्चन है ये एचटेट टीजीटी मैथ को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर आप इसके साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। एक चीज आपको बता दूं, एचटेट में जहां पर आप टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं वहां पर आपके कंसेप्ट के साथ अगर प्रैक्टिस अच्छी खासी नहीं होगी तो एग्जाम डे आपको टाइमिंग मैनेज करने में बहुत दिक्कत होगी। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं ना कहीं से मॉक जरूर लगा लें। अगर आप मेरे साथ मॉक लगाना चाहते हैं तो मेरे ऐप मैथ्स विद राकेश छोकर से मॉक परचेज कर सकते हैं। साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस लेवल के आपके क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको उनको डील करना चाहिए। उसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मुझे पता है जो एचएसएससी जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं वो एचएसएससी सीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो आपका 26-27 जुलाई को होने वाला है। अगर आप उसके लिए मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल से कर सकते हैं। सीईटी के लिए मैंने कोई बैच नहीं बनाया है, सिर्फ 15 नंबर का मैथ आता है, उसको मैंने यूट्यूब पर पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो ये मैंने एक वीडियो बना रखी है जिससे आप कंप्लीट प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो करीबन 7.5 घंटे की है। सीईटी के जितने प्रीवियस ईयर में अभी तक मैथ आया है उसका डिटेल सॉल्यूशन मैंने कराया है। अब बहुत जल्दी ही इससे पिछले जो आपके 2015 से 2021 तक के पेपर हुए थे उनका भी मैथ का एक सेशन मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। उसके बाद प्रमोद सर ने जो आपका एचएसएससी सीईटी के 2022 से अब तक के जो भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी का हरियाणा जीके का सेक्शन करा रखा है। इसको भी आप देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हालांकि अब इस वीडियो का कोई मतलब बचा नहीं है। मैंने एक स्ट्रेटजी की वीडियो भी बना रखी है जिसमें बहुत डिटेल से बता रखा है आप सीईटी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ये जस्ट सिर्फ आपकी इन्फो के लिए है। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं और इस टाइम पर आप साथ में सीईटी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से आगे जो आपको वीडियो मिलने वाली है वो मेरे मॉक जो मैंने पढ़ा रखे हैं उनकी वीडियो है मेरी क्लासरूम की। अब उस वीडियो को देखिए और आप एंजॉय कीजिए। और वीडियो ऐसे ही देखनी है आपने, जैसे क्वेश्चन आता है पहले एक बार खुद से ट्राई करें और फिर उसके बाद मेरा तरीका देखें तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब। आपके सामने मैंने चित्र भी बना दिया है कि एक क्यूब है, उसमें से जितनी मैक्सिमम साइज का आप एक सिलेंडर निकाल सकते हो वो निकाला गया है। फिर आगे बोला गया है द रिमेनिंग मटेरियल ऑफ अ क्यूब इज व्हाट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। जो बचा हुआ पार्ट है ना वो टोटल क्यूब का कितना परसेंट है। तो आपको पता चल गया है कि क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि एक जो पार्ट है एक सिलेंडर जो है उसमें से निकाला गया है काट के। तो ऐसे में इन दोनों आकृतियों का आपने वॉल्यूम निकालना है। अब कैसे निकाल लें, सबसे पहले आप एक बात ध्यान देंगे, जो मैंने इसमें से ये एक आपका सिलेंडर काट दिया है, तो अगर मैं इसकी रेडियस की बात करता हूं ना तो ऊपर एक बिल्कुल सर्कल बना हुआ है और क्यूब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी और ये भी ए रहेगी। तो आपको समझना है कि जो ऊपर इस स्केयर पर मैंने सर्कल बना दिया है उसकी जो रेडियस होगी ना वो इसका आधा होगी। इसका मतलब इसकी रेडियस होगी a/2। ये किसकी रेडियस की बात चल रही है, सिलेंडर की। और सिलेंडर की हाइट उतनी ही होगी जितनी क्यूब की है। कहने का मतलब ये इसकी हाइट है। तो यहां से मुझे पता चला कि जो मैंने सिलेंडर निकाला है उसकी रेडियस तो इस क्यूब की साइड का आधा होगी और हाइट उतनी ही होगी जितना कि ये क्यूब है। अब आप ये बताइए क्यूब का आयतन कैसे निकलता है। अगर मैं क्यूब के आयतन की बात करता हूं ना तो क्यूब का आयतन निकलता है भुजा की पावर 3। तो इस तरीके से मैंने क्यूब का आयतन निकाल दिया। अब बात करते हैं इस सिलेंडर के आयतन की। सिलेंडर का आयतन निकलेगा आपका, जिसका वॉल्यूम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होता है मेरा 22/7 और आर है a/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो a²/4 आ जाएगा और h हमारी a है। अब मैं क्या करूंगा, इनको आपस में घटाऊंगा नहीं, इनका डायरेक्टली रेशियो कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ परसेंटेज ही पता करना है। तो ऐसे में इनको आपस में प्लस माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको डायरेक्टली हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले इसको 2 से काट दिया, ये आ गया आपका 11/14। तो इसको मैं लिखूंगा, पहले तो आपका क्यूब का आयतन वो है a⁻3, फिर सिलेंडर का आयतन 11 गुणा में a⁻2 गुणा में a⁻1 a⁻3 और बटे में 7 दूनी 14। तो ये इससे कैंसिल हो गया है, ये 14 इधर आ गया
तो आपका जो क्यूब का रेशियो है ना सिलेंडर के साथ वो 14:11 में आ गया है। कहने का मतलब क्यूब का जो आयतन था वो 14 यूनिट था और जो उसमें से सिलेंडर निकाल दिया उसका आयतन 3 यूनिट है। तो बचा हुआ 11 यूनिट है और जो बचा हुआ मटेरियल है वो है 3 यूनिट। इसको परसेंटेज में बताना है। तो 3 यूनिट मटेरियल बचा हुआ है कितने में से 14 में से गुणा में 100। बस इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि 1/14 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो वो 7/1/7% होता है। अगर मैं इसका 3 गुणा कर दूं तो ये 3/14 आ जाएगा। इधर भी 3 से गुणा कर दिया तो 3×7=21, 3 एकम 3, ये आ गया है आपका। तो ये हो जाएगा आपका 21.5 समथिंग। तो आपका आंसर आ गया है बी। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है और इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए। अगर आपके ए और बी दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है तो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर जो आपको ये एक्यूट एंगल दे रखे हैं अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है ना तो साइन स्क्वायर ए और कोस साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर होता है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर है साइन स्क्वायर 15 और यहाँ पर है साइन स्क्वायर 75। इन दोनों का एंगल का अगर मैं सम कर रहा हूं ना तो 90 आ रहा है, इसका मतलब ये 1 के बराबर होगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 65 भी, इन दोनों का योग भी आपका 1 हो जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर 35 और साइन स्क्वायर 55 का भी योग आपका 1 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/2। इस तरीके से मैं इसको हल कर रहा हूं तो 3 से 1/2 आ रहा है, ये तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो आपका आंसर 7/2 आ गया है और ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का है। क्वेश्चन में बोला गया है द लोकस ऑफ द पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। कोई एक पॉइंट है जो 2 बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, इक्विडिस्टेंस है। तो ये बिंदु 1 मिनट के लिए सी है, ये 2 बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, एक ए से और एक बी से। हमने इस लाइन का इक्वेशन बतानी है, इस बिंदु की इक्वेशन बतानी है। कैसे बताएंगे देखिए, सबसे पहले ए क्या है, एक बिंदु है 2 और 3, बी क्या है -4 और 1, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स और वाई। क्या ये बात आपको समझ आई? आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि उस बिंदु का स्थान जो 2 बिंदुओं से समान दूरी पर है। अब ये एक बिंदु है, एक पॉइंट है जो इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए एक्स और वाई। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी, बस वो इक्वेशन ही आपको बतानी है। आप यहां पर एक बात ध्यान देंगे, अगर ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं तो मैं इनकी दूरी निकालकर आपस में बराबर कर सकता हूं और मेरी इक्वेशन बन के आ जाएगी। अगर मैं बात करता हूं ए सी दूरी की, तो यहाँ पर आपको दूरी सूत्र की जरूरत पड़ेगी जिसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। वो होता है x माइनस x2 इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस y2 इसका स्क्वायर। ये आपका एक डिस्टेंस फार्मूला है, वो मैं इस साइड का डिस्टेंस निकालने के लिए लगा रहा हूं। वो हो जाएगा x माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 इसका स्क्वायर। इस तरीके से मैंने ए सी भुजा की दूरी निकाल ली और इसके ऊपर होता है रूट। ऐसे ही अब ये दूरी बराबर है इस दूरी के, तो इसको भी निकाल लेंगे। ये हो जाएगा x माइनस के 4 तो प्लस का हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 इसका स्क्वायर और ऊपर लगा हुआ है रूट। ये दोनों दूरी बराबर है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको हल करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab, ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab। ऐसे इसको हल कर रहा हूं तो ये हो जाएगा ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। इसको ऐसे हल कर रहा हूं ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab। मैंने इसको हल कर दिया। अब जो आपस में कटते हैं उनको काट दो, x की 2 से कट जाएगा, y की 2 से कट जाएगा। अब अगर मैं देख रहा हूं तो ये है माइनस का 4x, उधर है प्लस का 8x, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का 12x आ जाएगा। ये है माइनस का 6y, उधर है माइनस का 2y, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो उसमें से घट गया 4y आ गया। अब यहां मैं देख रहा हूं तो यहां है 4 और 9 13, प्लस का 13 है इधर,
उधर अगर मैं देख रहा हूं तो 1 + 16 प्लस का 16 है जो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये बच गया आपका 13 में से, सॉरी 17 है ये भाई, 16 + 1 17। तो 13 में से माइनस के 17 गए तो माइनस का 4 बराबर है 12x प्लस में 4y। अब ये 4 से डिवाइड कर दो इसको तो माइनस का 1 बराबर आ जाएगा 3x प्लस में y। अब देखो ये इक्वेशन आपको कहां नजर आ रही है, ये इक्वेशन मुझे यहां नजर आ रही है और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपक अकेले कार्य को 30 घंटे में करता है। दीपक अकेले कार्य को 30 घंटे में करता है। दीपक और राहुल उसी को मिलकर 20 घंटे में कर देते हैं। दीपक और राहुल मिलकर इस काम को 20 घंटे में कर देते हैं। ठीक है, राहुल और वरुण मिलकर उसी कार्य को 15 घंटे में कर देते हैं। राहुल और वरुण मिलकर इसी काम को 15 घंटे में कर देते हैं। वरुण अकेला उसी कार्य को कितने घंटे में करेगा? तीनों का अलग अलग समय दे दिया है, एक बार दीपक का, एक बार इन दोनों का और एक बार इन दोनों का। जब इस तरीके से समय दे रखा हो ना तो हम एलसीएम मेथड से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने टोटल वर्क मान लिया इनका एलसीएम। इनका एलसीएम है 60 यूनिट, तो मैंने टोटल वर्क 60 यूनिट मान लिया। अगर टोटल वर्क 60 यूनिट है, दीपक ने 30 दिन में किया है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? इसको इससे भाग कर दिया तो एक दिन में वो 2 यूनिट काम करेगा। ये उसकी एफिशिएंसी या एक दिन का काम आ गया है। अगर दीपक और राहुल मिलकर 20 दिन में करते हैं तो 20 से इसको भाग कर दिया तो वो दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 3 यूनिट। अगर वरुण और राहुल मिलकर 15 दिन में करते हैं तो 15 चौके 60, वो एक दिन में करेंगे 4 यूनिट। मैंने सभी का वन डे वर्क निकालना है। दीपक तो एक दिन में काम करता है 2, ठीक है जी। यहां पर दीपक और राहुल दोनों 3 यूनिट करते हैं, इसमें से 2 तो आपका दीपक का ही है, इसका मतलब राहुल करता है 1 यूनिट। उसके बाद राहुल और वरुण दोनों मिलकर 4 यूनिट करते हैं। राहुल एक दिन में 1 यूनिट करता है, इसका मतलब इसमें से 3 यूनिट वरुण करता है। ये बात आपको समझ आ गई, सबका वन डे वर्क निकाल दिया। अब आपसे पूछा है कि वरुण काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम था हमारा 60 यूनिट और वरुण करता है एक दिन में 3 यूनिट। 3 से इसको भाग कर दिया तो वो इस काम को 20 दिन में कर देगा और आपका आंसर है बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 24,000 इन 9 months एट द रेट ऑफ 4.25% पर एनम। कुछ नहीं है, बस आपने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका प्रिंसिपल मल्टीपल रेट मल्टीपल टाइम डिवाइड बाय 100। आपका प्रिंसिपल बता रखा है आपको 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.25 है, तो एक तो मैंने डेसिमल हटा दिया और एक परसेंटेज हटा दिया, और गुणा में टाइम है 9 महीने, क्योंकि दर आपकी वार्षिक थी तो इसके भी मैंने वर्ष बना लिए। बस इसको हल कर दीजिए तो 12 दूनी 24, ये बच गया आपका 2000। तो 2 0 3 0 से 3 0 कट गई। बस अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 पंजे 10, 5 से इसको काट दिया, 5 अट्ठे 40, 5 5 25, 9 पंजे 45, 4 9 अट्ठे 72, 72 और 4 76। तो आपका ब्याज होगा 765 और आपका आंसर है डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज है इन विच, पहले आपकी समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये कुछ ज्यादा खूबसूरत बन गई है भाई, तो मैं कोशिश करता हूं कि देखकर बना देता हूं। यहां से ये लीजिए, ये आपकी एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी परिभाषा होती है, इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है। ठीक है जी, इसका नाम है ए बी सी डी। तो आपको बताया गया है कि ए बी 20 सेंटीमीटर है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी। ठीक है जी, उसके बाद बी सी 34 है, ये 34 है तो ये भी 34 रहेगा। ठीक है जी, आगे बोला गया है ए सी 42 है, ये वाला विकर्ण की बात चल रही है, ये 42 है। ठीक है जी, आपसे आगे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे, या तो आपके पास ये बीच का एंगल होता या फिर आपके पास इसकी हाइट होती, दोनों चीज आपके पास नहीं है। ऐसे में हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं। ये एक स्केलन ट्रायंगल है, एक विसंबाहु त्रिभुज है, तो विसंबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपने हीरो सूत्र से। वो क्या होता है, उसके लिए पहले एस निकालना होता है, जिसको हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का आधा, परिमाप का आधा। पहले इनको जोड़ा, ये हो गया आपका 6 7 96 हो गया है।
बटा 2, 96 इसका परिमाप आ गया था, 2 से इसको भाग कर दिया तो आपका अर्ध परिमाप या सेमी पैरामीटर आ गया है 48। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा आपका अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका हीरोज फार्मूला है, ये आपको पता ही होगा। तो सेमी पैरामीटर है आपका 48। अब आपने क्या करना है, डायरेक्टली हर एक फैक्टर को इस तरीके से लिखना है कि या तो वो परफेक्ट स्क्वायर बने या फिर वो प्राइम फैक्टर हो। जैसे 48 लिखना है, मैंने एस की वैल्यू इसको लिख दिया मैंने 16 3 48। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके बाद जो फैक्टर बचा है ये प्राइम फैक्टर है। फिर एस माइनस ए का मतलब क्या होता है, इसमें से पहली भुजा घटानी है, ये घटा दी तो आपका 48 में से 20 चले गए, 28 बच गए। 28 को हम क्या कह सकते हैं, 7 4 28। ठीक है जी। फिर आगे इसमें से दूसरी भुजा घटाएंगे, अगर मैंने ये भुजा घटाई तो ये बच गया है आपका 40 तक 6 और 8 14 बच गया है। 14 को मैं बोल सकता हूं 7 दूनी 14। ठीक है जी। फिर इसमें से तीसरी भुजा घटाई, 48 में से 42 चले गए 6 और 6 को मैं बोल सकता हूं 2 गुणा 3। आई होप आपको समझ आया होगा, बस मैंने कुछ नहीं किया, ये फार्मूला ही यूज किया है। अब 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रूट से बाहर आ जाएगा 4। ठीक है जी। 3 और 3 के जोड़े पूरे बन गए हैं तो 3 बाहर आ जाएगा। 7 के जोड़े पूरे बन गए हैं तो 7 बाहर आ जाएगा। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इससे 2 बाहर आ जाएगा। अब आप देखोगे 2 के भी जोड़े पूरे बने हुए हैं, ये भी बाहर आ जाएगा। इस तरीके से मैंने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अगर आप ध्यान देंगे तो दूसरी त्रिभुज की भी भुजाएं बिल्कुल सेम ही हैं। ऐसे में अगर पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, बस इसको हल करो। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56, 56 गुणा 4 3 12। बस इनको गुणा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12। लास्ट में 2 होना चाहिए, 2 ऑप्शन है हमारे। 12 पंजे 60, 600 के आसपास आंसर होने वाला है, तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, थोड़ा सा अंदाजा लगाकर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक सिंपल से फार्मूले पर बेस्ड है। सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री आई है 6 की 6, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाओं को रेशियो करके आई है। तो कुछ हमने अजम्पशन किया था, वो था पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल। इस तरीके से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाओं को एक स्पेशल अनुपात में लिखा कि P बटे एच होता है साइन थीटा, B बटे एच होता है कोस थीटा और P बटे बी होता है टेन थीटा। और 3 ट्रिग्नोमेट्री इनकी उल्टी होती है, वो आपको पता होगा। तो मुझे पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाओं का रेशियो करके ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री आई है। तो मैंने साथ में एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बना ली। आपको पता है ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका बेस है, और ये एंगल होता है आपका न्यून कोण थीटा। ठीक है। अब ये बात आप ध्यान देंगे कि जो ये एंगल है थीटा, ये न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा, ये कुछ भी हो सकता है। अब आप इस पर जरा ध्यान दें, आपको दे रखा है कि साइन 23 डिग्री। आपको पता है 23 आपका एक न्यून कोण ही है। साइन है आपका a बटा बी। अभी मैंने बताया साइन निकलता है p बटे एच, तो ये है एक्चुअल में p और ये है h। तो आपकी h की वैल्यू आ गई है b और आपकी p की वैल्यू आ गई है a। तो इस त्रिभुज की 2 भुजाएं हमने निकाल दी इस रेशियो से। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में तीसरी भुजा निकालना पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। तो जो इसका बेस दिया हुआ है ना, इसको हम निकाल देंगे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं निकाल दी है। अब आपसे पूछा है, अच्छा ये एंगल कितना आ गया आपका, ये 23 डिग्री आ गया है। 23 डिग्री क्यों आ गया है, क्योंकि इसी के ही बिहाफ पर हमने ये एंगल साइन माना था, इसको पी माना था, इसको बी और इसको एच। अब आपने एक बात और ध्यान रखनी है, अगर ये 23 है तो आपको पता है ये तो 90 है ही, तो ये कितना हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब आपसे पूछा है कि साइन 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री। अब आप एक बात और ध्यान देंगे, किसी भी आकृति में जब आप कोई भी एंगल निकालते हो, उसका रेशियो लेते हो, तो उसको एक स्पेशल तरीके से लेना है। आपने निकालना है साइन 23। अगर आपने साइन 23 निकालना है ना, तो हमेशा ध्यान देंगे इसके सामने वाली भुजा P होती है, ठीक है, और जिस पर ये बना होता है वो B होती है। H तो आपकी फिक्स है। तो पहले तो मुझे ये बताइए साइन कैसे निकलता है। साइन निकलता है P बटे H। तो इस एंगल के लिए P कितना है, जो इसके सामने है वो है आपका A, और H तो मेरा फिक्स है, यही रहेगा, H है मेरा B।
तो ये तो आपका साइन 23 का मान मुझे पहले भी पता था, माइनस अब निकालना है आपने साइन 67। अब ये वाला एंगल के थ्रू नहीं निकालना आपने ट्रिग्नोमेट्री, इस एंगल के थ्रू निकालनी है। तो साइन आपका कैसे निकलेगा, साइन तो वैसे ही निकलेगा P बटे एच, लेकिन इसके हिसाब से इसके सामने वाला P रहेगा अब की बार, और इसके सामने वाली वैल्यू है अंडर रूट बी स्केयर माइनस ए स्केयर। एच तो आपका फिक्स है। अब इनका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका a माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस ए स्केयर, और यही आपका आंसर है। मैच कर लीजिए, ये मैच हो रहा है इसके साथ, आपका आंसर है ये। ठीक है, बस यही बात ध्यान देने वाली थी। इस एंगल के हिसाब से P ये है, B ये है, H ये है। इस एंगल के हिसाब से ये P है, ये B है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं जब आप एंगल चेंज करते हो। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 3 कार्स इज 3:4:5 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ईच टू कवर द सेम डिस्टेंस। 3 कार हैं जिनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको। स्पीड का रेशियो है आपका 3:4:5। आपसे पूछा गया है कि एक सेम डिस्टेंस को अगर ये तीनों तय करें तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में अपने आप ही एक आपको की दे दी है कि जो डिस्टेंस है ना वो बराबर है, यानी कि कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो इनके द्वारा टाइम लिया जाएगा ना वो इसका उल्टा लिया जाएगा। मैंने बताया था ना रेशियो उल्टा हो जाएगा। जब 2 रेशियो होते थे तो उसको उल्टा कर देते थे हम ऐसे लिखकर, लेकिन ये 3 है तो इनको कैसे करेंगे, तो इनको फ्रैक्शन में लिख देंगे। ये 1/3, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/5। अगर 2 रेशियो होते हैं तो हम उनको डायरेक्टली चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर 3 है तो उनको उल्टा करके ऐसे लिखना पड़ेगा। कोई भी रेशियो आपका कभी डेसिमल में और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर ये फ्रैक्शन में है तो इनका इसके एलसीएम से, इन तीनों के बेस के एलसीएम से इसको गुणा कर दो। इसका एलसीएम है आपका 60, तो 60 से इसको गुणा कर दिया। पहले वाले को किया तो 20 आ गया, दूसरे वाले को किया तो 15 आ गया, और तीसरे वाले को किया तो 12 आ गया। इस तरीके से अगर स्पीड का रेशियो ये है ना तो इसका उल्टा ये टाइम का रेशियो है 20, 15, 12, और आपका आंसर है ये। अगला क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन का है। कॉम्बिनेशन अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो पता है आपको NCN की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर यहाँ वैल्यू और यहाँ वैल्यू दोनों बराबर हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे ये यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो आपका आंसर आ गया है 1। अगला क्वेश्चन है व्हेन 3 coins are tossed together what is the probability that all 3 will face the same face। 3 सिक्के उछाले गए हैं, तीनों सिक्कों को जब उछालें तो सेम फेस आने की पॉसिबिलिटी आपने ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको पता है जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकलती है वो निकलती है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। अगर 3 सिक्के, 3 कॉइन एक साथ उछाले जाते हैं तो आपके टोटल आउटकम क्या रहने वाले हैं। टोटल आउटकम रहेंगे या तो तीनों में हेड आ सकता है, या तीनों में टेल आ सकता है, या फिर 2 में हेड आ सकता है, 1 में टेल आ सकता है, या फिर 2 में टेल आ सकता है, 1 में हेड आ सकता है, या तो 1 में हेड आ जाएगा, 2 में टेल आ जाएगा, या फिर 1 में टेल, 2 में हेड आ जाएगा, या तो दोनों तरफ हेड आ जाएगा, बीच में टेल आ जाएगा, या फिर दोनों तरफ टेल आ जाएगा और बीच में हेड आ जाएगा। इस तरीके से ये आपके टोटल आउटकम 8 बनते हैं। अगर आप 3 सिक्के उछालोगे इससे अलग कोई भी आउटकम नहीं आ सकता, तो आपके टोटल आउटकम तो रहेंगे 8। अब आपसे पूछा है कि सेम फेसेस आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। या तो सेम फेस आ सकते हैं, तीनों में आपके हेड आ जाए, या फिर तीनों में टेल आ जाए। तो इस तरीके से जो आपके फेवरेबल आउटकम है ना वो सिर्फ 2 हैं, तो ऊपर आ जाएगा 2। इसको काटा तो 1/4 आ गया, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द बिलो एक्सप्रेशन। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जब आपने किसी भी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी हो ट्रिग्नोमेट्री में तो उनको छोटे से छोटा या फिर किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करने की कोशिश किया करो। अब अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात पता है आपको कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इसके बराबर होता है। आगे माइनस दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये नहीं पता चला ये कैसे आया है तो एक बार के लिए बता देता हूं। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा,
ये हो जाएगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ये हो जाएगा बराबर है 1 के। ये बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपने पेपर को टाइम पे करना है और आप ये भी एग्जाम में करने लग गए तो फिर पेपर पूरा नहीं होगा आपसे। तो ये कुछ रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, वो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल से बताया भी है आपको। तो ये मान मैंने यहाँ डायरेक्टली रख दिया। तो अब क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब कुछ चीजें आप रट लेते हो, वो रटने का मान ये है कि यहाँ पर थीटा की मैं मिनिमम वैल्यू रख देता हूं, नहीं, साइन थीटा जहां पर मिनिमम होगा ना कोस वहीं पर मैक्सिमम होगा। तो यहां पर इन दोनों का मान निकालने के लिए कुछ चीजें हमें और याद रखनी पड़ेगी, वो डिटेल नहीं बताऊंगा यहाँ, वो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखी है। अगर कभी भी आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है कि साइन की पावर एन थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा, इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलता है आपको, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पर अगर n की वैल्यू, अगर इसकी मैक्सिमम निकालनी है आपने, अगर मैक्सिमम निकालना है तो वो रहेगा 1/2 की पावर n। ठीक है भाई, अगर इस एक्सप्रेशन की आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि 1/2 और n ये यहां पर जितनी पावर लिखी हुई है। दूसरा, अब अगर आपने इसी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप ध्यान रखेंगे अगर ये n इवन है, अगर ये पावर इवन है तो मिनिमम हो जाएगा 0। अगर ये n ओड है तो आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2 की पावर n। ठीक है, ये आपने इतना याद रखना पड़ेगा, इतने रिजल्ट याद रखने होते हैं टाइम पे क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो अब मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप ध्यान देंगे इसकी मिनिमम वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं। भाई एक में से कुछ घटने वाला है, कुछ घट के कोई वैल्यू आएगी, अगर मैं इसमें से मैक्सिमम घटाऊं तभी तो ये टोटल मिनिमम रहेगा ना। आप ऐसे समझे यहां से कुछ भी वैल्यू एक में से घट के आने वाली है। अब मैं ये चाहूंगा अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूं ना तो एक में से ज्यादा घटे भाई, तभी तो एक कम से कम रहेगा ना। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या ये बात आपको समझ आई भाई? पूरे एक्सप्रेशन की तो आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहां से जो भी आंसर आने वाला है वो कैसे आएगा, एक में से कुछ घट के आएगा। तो मैं एक में से ज्यादा घटाना चाहूंगा मिनिमम वैल्यू के लिए, और ज्यादा से ज्यादा का मतलब ये है कि मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखूं यहाँ पर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलती है 1/2 की पावर n, और n की जगह है 2, तो वो आ गया आपका 1/4, 1 माइनस 4, और इसकी वैल्यू आ गई है 1/4। ये इससे कट गया, एक में से एक गया 0, और इसका आंसर आ गया है आपका 0। ठीक है, अगर आप आंसर की में देखोगे तो इसका आंसर गलती से बी बना हुआ है, कई बार कुछ आपके टाइपिंग एरर आ जाते हैं, इसका आंसर एक्चुअल में 0 है। अब वो आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन सोल्ड ए चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 13%। एक चेयर को 13% के लाभ पर बेचा जाता है। हैड ही सोल्ड इट ₹607.50 मोर, अगर वो 607 रुपए 50 पैसे और ज्यादा में बेच देता, जितने में बेच रहा था उससे बढ़ाकर 607 रुपए 50 पैसे में बेच देता, ही वुड हैव गेन X% प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट चेंज होकर X% हो जाता। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज 3750, देन द वैल्यू ऑफ X, आपने X की वैल्यू निकालनी है। कुछ क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि 13% प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, फिर उसके बाद उसमें ये वैल्यू जोड़ेंगे और फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ऐसे ही करके हम क्वेश्चन में टाइम लगाते हैं। आपने एक बात ध्यान रखनी है, सीपी जो है वो आपका 3750 है। पहले मुझे पता है ऑलरेडी 13% का लाभ हो रहा था, हमने किसी मूल्य पर बेचा और उस पर 13% का लाभ हो रहा था। अब उससे 607 रुपए और बढ़ाकर बेच दिया। तो आप ऐसा करो, अगर वो 607 पर ही बेचता तो कितना परसेंट होता इसका, मैं वो निकाल लेता। बस मैं सिर्फ इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूं डायरेक्ट, इसमें जोड़ के अगले वाली वैल्यू का नहीं निकाल रहा। उसका कारण बताऊंगा मैं पहले आपको। मैंने यही प्रॉफिट मान लिया और डिवाइड बाय 3750 और गुणा में 100।
अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूं तो डिवाइड में 100 आ जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो गया। अगर मैं देख रहा हूं तो ये 25 से कट रहा है, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 25 से कम 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 25 सत्ते 100, सॉरी 25 25 दिया 75, फिर ये कट गया है आपका 3 से, 3 पंजे 15, 3 से आ गया 81, तो इसको इससे काट रहा हूं मैं, 16 पंजे 80, बच गया है आपका 1, 5 दूनी 10। तो जो आपका 607.50 है ना, वो प्रॉफिट बनाता 16.2%। पहले प्रॉफिट आया हुआ है 13%, बस दोनों को जोड़ो और आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आ गया 29.2%, और यही इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। आपने इस 13% का कुछ नहीं करना, बस ध्यान में रखना है कि इसमें ही जोड़ के अगला प्रॉफिट निकालना है, तो अगली वैल्यू का ही प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया और वो आ गया है 16.2 और वो इसमें जोड़ दिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सेमी सर्कुलर प्लेट इज रोल्ड अप टू फॉर्म ए कोनिकल स्फेयर। आपको ये बताया गया है कि एक है ना अर्धवृत्त था, एक अर्धवृत्त था इस तरीके से, उसको इस तरीके से मोड़कर आपका एक कोन बना दिया, एक शंकु बना दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि द एंगल बिटवीन द जनरेटर एंड द एक्सिस ऑफ द कोन। जनरेटर और एक्सिस ऑफ द कोन होता है ये एक्सिस और ये जनरेटर, इनके बीच के कोण, इस कोण को पूछा है आपसे। एक बार दोबारा बता रहा हूं, एक अर्धवृत्त है, एक सेमी सर्कल है, उसको मोड़कर कोण बना दिया। कैसे? अगर मैं इन दोनों को मोड़ के ऐसे मिला दूं तो इस तरीके से ये एक आपका कोण बन जाएगा। इस कोण के एक्सिस और जनरेटर के बीच का एंगल आपसे पूछा गया है और बताया कुछ नहीं आपसे, इसकी कोई भी साइड नहीं बताई आपसे, इसका कोई भी रेडियस नहीं बताई। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो आपका ये सर्कल है सेमी सर्कल, इसकी रेडियस को मैंने r मान लिया, ये यहां से यहां इसकी रेडियस है और इसकी वैल्यू है आपकी r। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ऐसे मिला दूंगा, तो ये इसकी स्लैंट लेंथ बन जाएगी। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अगर मैं इसको ऐसे करके कोण बनाऊंगा तो जो इसकी रेडियस है ना ये इसकी स्लैंट लेंथ बन जाएगी। अब दूसरी बात, आपको पता है अगर ये r है तो ये भी r रहेगा, आपका r ही रहेगा। अगर मैं इस अर्धवृत्त की सिर्फ इस हिस्से की सरकमफ्रेंस निकालता हूं तो कैसे निकलेगी? आपके पूरे वृत्त की सरकमफ्रेंस निकलती है 2 पाई r, लेकिन ये तो सिर्फ आधी निकालनी है मैंने, तो 2 से इसको भाग कर दिया, तो इसकी सरकमफ्रेंस आ गई पाई r। और ये जो सरकमफ्रेंस है ना, इसी को मोड़कर ये नीचे वृत्त बना है आपका, ये नीचे वाला सर्कल बना है। इसका मतलब जो ये नीचे वाला सर्कल है ना, इसकी पूरी सरकमफ्रेंस इसके बराबर होगी पाई आर की। अच्छा, इसकी सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगी? इसकी त्रिज्या को मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए आर, छोटा आर मान लिया मैंने इसको। भाई इसकी इस रेडियस को छोटा आर मान लिया मैंने। अगर मैंने यहां से इसकी परिधि निकालनी है तो वो निकलेगी 2 पाई आर। तो पाई से पाई कट गया, ये इधर चला गया, तो इसकी आर की टर्म में इस आर की वैल्यू आ गई है आपकी आर बटा 2। ये बात आपको समझ आ गई? अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में। अब ये ऐसे है, आपने ध्यान रखना है, ये एंगल है थीटा, यहां पर ये है आर और ये है आर बटा 2, तो ये तो 90 डिग्री है ही, ये वाला। देखो ये यही समझ लोगे आप, ऐसे बनाऊंगा तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं नहीं, बनाना ही पड़ेगा भाई, वो एंगल नीचे रखना पड़ेगा। ये लीजिए, तो मैंने इस वाली ट्रायंगल को ऐसे बना लिया, ये तो है आपका h, ये है आपका b और ये है आपका p, और इसकी वैल्यू है r बटा 2। मैंने बताया था आपका p बटे h साइन थीटा होता है, तो ये आपका h है, ये p है और ये b है, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका p बटे h। तो p है आपका r बटा 2 और h है r, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2। तो साइन थीटा की कितनी वैल्यू 1/2 होती है? तो वो होती है साइन 30 की वैल्यू। तो यहां से थीटा की वैल्यू आपकी 30 आ गई है। समझ आ गया होगा? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट डबल्स इटसेल्फ अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई पैसा 2 गुना हो जाता है 15 वर्षों में। मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज के जो अमाउंट होते हैं ना, वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं।
अगर 2 की पावर 1 15 वर्ष में हो रहा है, इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 512 टाइम्स। कहने का मतलब 512 गुणा कितने समय में होगी। तो 512 को पहले आप 2 की टर्म में लिखो, तो 512 होता है 2 की पावर 9। 2 की पावर 1 हो रहा था 15 वर्ष में, तो 2 की पावर 9 कितने वर्षों में होगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, 135 वर्षों में होगा। तो आपका आंसर आ गया है 135। अगला क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 72 केजी। एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट हैं और उनका टोटल एवरेज जो है वो 72 है। if 10 students having an average weight of 78 kg live, इनमें से 10 स्टूडेंट चले जाते हैं जिनका एवरेज है 78, एंड 4 स्टूडेंट हैविंग द एवरेज वेट ऑफ 80 जॉइन द ग्रुप, और 4 स्टूडेंट आ जाते हैं जिनका वेट है 80 केजी। इस वजह से द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द डिक्रीजेस बाय 0.7 kg द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली इन द ग्रुप। क्या हुआ, कुछ ग्रुप के स्टूडेंट थे जिनका एवरेज वेट था 72 केजी, 10 स्टूडेंट इस ग्रुप में से चले गए जिनका एवरेज था 78 केजी, 4 आगे जिनका एवरेज वेट था 80 केजी। इस इंटरचेंज से जो आपका एवरेज है ना वो डिक्रीज हो गया है 0.7 केजी। ठीक है, पहले आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो बंदे गए हैं अगर वो 72 केजी ही लेके जाते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान दें आप, जो 10 बंदे गए थे अगर उनका भी एवरेज 72 ही होता तो आपके एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 72 से ज्यादा लेकर चले गए। अगर इन सभी का एवरेज 72 है तो सभी की जो वेट है वो 72 है, लेकिन अगर वो 78 केजी लेकर चले गए सभी तो वो ज्यादा लेके चले गए, और कितना 6 केजी ज्यादा लेके चले गए। 78 में से माइनस कर दिया 72, तो हर बंदा 6 केजी ज्यादा लेके चला गया, और टोटल बंदे थे 10, इसका मतलब वो 60 केजी एक्स्ट्रा लेके चले गए। ठीक है, अब 4 बंदे आए हैं, अगर वो भी 72 केजी के ही आते तो भी आपके एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके 8 केजी ज्यादा लेके आ गया है, एक बंदा 8 केजी ज्यादा लेके आ गया है और वो बंदे हैं 4, तो इस तरीके से 32 केजी हमारे पास ज्यादा आ गया। अगर ये डेविएशन 0 हो जाता तो भाई ये 60 किलो लेके गए थे एक्स्ट्रा, ये 60 किलो लेके आ जाते तो भी एवरेज आपका 72 ही होता। लेकिन अब क्या हुआ, अगर मैं इनका डिफरेंस कर रहा हूं 60 में से 32 गया तो मुझे पता चला कि हमारे वेट में से 28 केजी वेट चला गया, और इस 28 केजी वेट के जाने की वजह से ही आपका एवरेज 0.7 कम हो गया। अगर मैं इसकी एवरेज निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगी, इसकी एवरेज निकलेगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये वेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया पहले टोटल स्टूडेंट जो थे वो x थे, लेकिन अब फिलहाल तो x नहीं है, इसमें से 10 तो चले गए और 4 आ गए, अब टोटल स्टूडेंट इतने हैं। इस तरीके से ये घटने वाला एवरेज आएगा जो बराबर है 0.7 के। इसका डेसिमल हटा के नीचे 10 ले लिया, 7 से इसको काट दिया, 7 चौका 28, क्रॉस मल्टीपल किया, 40 बराबर आ गया x माइनस 6, ये 6 इधर आके जुड़ गया तो 46 बराबर आ गया है x। इसका मतलब पहले ग्रुप में 46 स्टूडेंट थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ NC2 बराबर है NC5। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कॉम्बिनेशन में ये दो कॉम्बिनेशन तभी बराबर हो सकते हैं जब इनका जोड़ n हो। जब 5 + 2 = n हो तब ये आपस में बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब n की वैल्यू आपकी 7 रहेगी, और आपसे इसी की वैल्यू पूछी थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कमेटीज कैन बी फॉर्म्ड बाय सिलेक्टिंग एनी 3 टीचर्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 5 टीचर। आपसे ये बोला गया है कि 5 टीचर्स में से 3 टीचरों की कितनी कमेटियों के कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है NCR। N टोटल मेंबर कितने हमारे पास 5, R कितने सिलेक्ट करने हैं 3। इसको हम लिख सकते हैं 5C2। मैंने अभी बताया था आपको, एक और कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, बस इनका जोड़ 5 होना चाहिए। तो आप इसको हल कर लो, आप इसको हल कर लो, एक ही बात है। मैं इसको हल कर रहा हूं, 5C2 का मतलब ये है, अगर यहां पर 2 लिखा हुआ है ना
तो 5 की 2 टर्म लिखूंगा घटते क्रम में, ऊपर 2 का फैक्टोरियल नीचे, तो ये आ गया आपका 10। तो इस तरीके के 10 कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं और ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए स्टूडेंट इज एबल टू कंपेयर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देन द टीचर फुलफिल हिज ऑब्जेक्टिव ऑफ। आप एक बात समझे, ये क्वेश्चन आपका मैथ की पेडागोजी का है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर ये बोला गया है कि एक स्टूडेंट है जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को कंपेयर करने में, ये पता करने में कि ये परमुटेशन है ये कॉम्बिनेशन है, इसका कंपेयर करने के एबल हो गया है। तो इससे टीचर का कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया है? तो यहां से टीचर का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया है आपका परसेप्चुअल। ये क्या होता है एक्चुअल में, इसका मीनिंग जब आपको पता होगा तब आपको समझ में आएगा। परसेप्चुअल होता है इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी को संगठित करके उससे ज्ञान और अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता प्राप्त करने की प्रक्रिया। कहने का मतलब जो टीचर ने उसको ज्ञान दिया, जो उसको बताया, उसको इकट्ठा करके और उसका उपयोग करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? परसेप्चुअल। ठीक है भाई, जो टीचर का आपका ऑब्जेक्टिव था कि उसको मैं परसेप्चुअल बनाऊं, और वो स्टूडेंट ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर हमारा परमुटेशन लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, और इससे कौन सा टीचर का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? परसेप्चुअल। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 and 9 इज रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन कुछ नहीं है, अर्थमेटिक मीन मतलब ये है उन दो संख्याओं का एवरेज। अगर मैं इनका एवरेज निकाल लूं तो वो हो जाएगा 1 प्लस में 9 बटे में 2 यानी कि 5। तो अर्थमेटिक मीन आ गया आपका 5। एक होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है इनका मल्टीपल और उसका रूट, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ये कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 का वर्गमूल करेंगे 3। तो आपका अर्थमेटिक मीन 5 है और ज्योमेट्रिक मीन 3 है और आंसर है ए। आपका ये क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है आपका पोलिनोमियल से तो यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट हैं क्योंकि सबसे बड़ी पावर 3 है, वो है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा आर नॉन जीरो, तीनों ही नॉन जीरो है, कहने का मतलब कोई भी जीरो के बराबर नहीं है। देन 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं इसी को ही लिखता हूं, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। मैंने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, वो आ गया अल्फा बीटा गामा। इसको इससे भाग करूंगा तो यहां आ जाएगा बीटा और गामा, इसको इससे भाग करूंगा तो आ जाएगा अल्फा और गामा, अगर इससे इसको भाग करूंगा तो आ जाएगा अल्फा और बीटा। मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब जो आपकी जर्नल इक्वेशन होती है ना क्यूबिक इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर है 0। ये आपकी जर्नल फॉर्म है क्यूबिक इक्वेशन की, वो इसके नीचे लिखो। ये है आपका एक्स की 3 प्लस में पी एक्स की 2 प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर बराबर है 0। अब कंपैरिजन कर लिया आपने, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है पी, सी की वैल्यू है क्यू, डी की वैल्यू है आर। अब इस आपकी क्यूबिक इक्वेशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? एक निकाल सकते हैं हम अल्फा बीटा गामा, तीनों का योग, इसके तीनों रूट्स का सम, वो होता है आपका माइनस का बी बटा ए। इस तरीके से आप इनका योग निकाल सकते हो। एक इनका दो दो के मल्टीपल का योग, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, वो बराबर होता है सी बटा ए। इस तरीके से निकाल सकते हो आप इनके दो दो के मल्टीपल का सम। एक इन तीनों रूट्स का मल्टीपल निकाल सकते हैं हम, वो होता है माइनस का डी बाई ए। ठीक है, अब आप ये बताइए आपको निकालना क्या है? मुझे निकालना है, ऊपर तो ये चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है आपकी? इसकी वैल्यू है सी बटा ए। नीचे चाहिए आपको इसका मल्टीपल, वो है माइनस का डी बाई ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया, आपको चाहिए माइनस का सी बाई डी।
तो आप सी की वैल्यू बताइए क्या है। सी की वैल्यू है क्यू, डी की वैल्यू है आपकी आर, और ये है माइनस, तो आपका आंसर है माइनस का क्यू बाई आर, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की टू ऑल साइंस। भाई ये तो एक बुक है, और ये किसने, सॉरी ये एक स्टेटमेंट है, और ये किसने बोली है, ये स्टेटमेंट बोली है बेकन ने। इसके बारे में कुछ बताने वाली बात नहीं है, कुछ आपकी स्टेटमेंट होती है मैथ की, पेडागोजी की। आपको पता है साइंस का कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट, कोई भी कुछ भी करना है, तो उसमें मैथमेटिकल आपके वो ना लगे, एप्लीकेशन ना लगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वो यही बोल रहा है कि मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की टू ऑल साइंसेस। अगला क्वेश्चन है आपका, द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल बी। आपको पता है कि अगर दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, उसकी अगर एक इक्वेशन होती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। आगे है आपका, इफ आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ वैल्यू इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर डी, देन द वैल्यू ऑफ डी प्लस आर। ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं। आप बस डायरेक्टली आपसे ये पूछा गया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग करती है ना, तो एक समान शेष आता है, और वो है आर। एक डी बड़ी से बड़ी संख्या जब इन तीनों को भाग करती है ना, तो समान शेष आता है, वो है आर। आपसे डी प्लस आर पूछा है। तो अगर समान शेष की बात होती है एचसीएफ निकालते समय, तो आपने क्या करना है, इनके डिफरेंस का एचसीएफ निकाल देना है। तो इनका डिफरेंस करेंगे, ये हो गया है आपका 7092 माइनस 5601। अगर मैं इनको घटा रहा हूं तो 1 9 4 और आपका आ गया है 1 1491। फिर 7092 में से दूसरी वैल्यू घटाओ, वो है 4749। वो आ जाएगा आपका 12 में से 9 गए 3, यहाँ पर बच गया है 8, 4 में से 4 गए, 8 में से 4 गए 4, यहाँ पर है 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पर है आपका 6, 6 में से 4 गए 2, फिर है आपका 5601 में से 4749 घटाओ, ये हो जाएगा 11 में से 9 गए 2, यहाँ पर बच गया है आपका 9, 9 में से 4 गए 5, ठीक है, यहाँ पर बच गया आपका 5, 15 में से 7 गए 8। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन तीनों संख्याओं का आपस में डिफरेंस किया, और वो डिफरेंस आ गया है ये डिफरेंस हम कब करते हैं, कोई बड़ी से बड़ी संख्या है डी, उससे जब इन तीनों संख्याओं को भाग किया जाता है, इसको इसको और इसको, तो एक समान शेष आता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इनका एचसीएफ ना लेके इनके डिफरेंस का एचसीएफ लेते हैं। तो इनका एचसीएफ आपने निकालना है, उसका तरीका हो जाएगा, इनका डिफरेंस ले लो, जहां से कम डिफरेंस आ रहा है वो लो, डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकाल लेंगे। 11 में से 2 गए 9, 8 में से 5 गए 3, 14 में से 8 गए 6। तो आपका या तो ये डिफरेंस ही एचसीएफ आ जाएगा, लेकिन ये इनको पूरा पूरा भाग नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, मैंने इसी वैल्यू से देख लिया, इसके डिजिट का सम है 15 और इसके डिजिट का सम है 18। ये तो 9 से भाग हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ 3 से भाग हो रहा है, तो इट मीन्स ये इसको पूरा पूरा भाग नहीं कर रहा है, तो ये हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता। अगर ये एचसीएफ नहीं हो सकता तो इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो मुझे पता है ये 9 से भाग हो रहा है, ये 3 से, तो एक फैक्टर 3 मैंने बाहर निकाल दिया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये एक ऐसी वैल्यू आ गई है जो इसको भी पूरा पूरा भाग कर रही है, इसको भी पूरा पूरा भाग कर रही है, इसको भी पूरा पूरा भाग कर रही है। आप चेक कर लेना, 21 चौक 84 पूरा पूरा भाग हो रहा है, क्योंकि 3 चौके 12 एक उधर आपका हासिल जाएगा, ये भी पूरा पूरा भाग होगा, ये भी पूरा पूरा भाग होगा। तो डी की वैल्यू आ गई है आपकी 213। अब आपसे वो समान शेष भी निकालना है आपने, क्योंकि डी प्लस आर पूछा है आपसे। तो इनमें से कोई भी जो तीनों वैल्यू है ना, उनको किसी भी वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो, वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू है आपकी 4749, इसको मैंने भाग कर दिया 213 से। 21 दूनी 42, 2 पे टेबल चल गई, 2 3 6, 21 दूनी 42, तो ये आ गया आपका 14 में से 6 गई 8, 6 में से 2 गई 4, 9 उतार लिया, दोबारा फिर 2 पर टेबल चली, 426, ये बच गया आपका 3 और 5, 5 ही बचा है ना, सॉरी 6 बचा है भाई। तो आपकी आर की वैल्यू आ गई है 63। तो इन दोनों का सम पूछा था आपसे, तो वो 276 आ गया है, और ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 बोटल्स ऑफ द सेम कैपेसिटी। 3 बोतल हैं जिनकी क्षमता बराबर है, कहने का मतलब उनमें लिक्विड बराबर आता है, 30%, 40% एंड 25% फुल ऑफ ऑरेंज जूस। उनमें ऑरेंज जूस है, पहले में है 30%। ऑरेंज जूस जो है पहले में 30% है, 30% का मतलब ये है 30 तो वो है,
और 70 कोई दूसरी वैल्यू है, तो तभी तो टोटल 100% होगा। फिर आगे बोला गया है अगले में 40% ऑरेंज है, जूस है, अगर इसमें 40% ये है तो दूसरी क्वांटिटी है आपकी 60, तभी तो टोटल 100% होगा। आगे है अगले में जूस का, ऑरेंज का जूस है 25, तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी 75, तभी तो ये 100 होगी। अब आगे बोला गया है दे आर फिल्ड अप कंप्लीटली बाय एडिंग एप्पल जूस, जो ये खाली पार्ट था ना, ये उसने एप्पल के जूस से भर दिया। ठीक है जी। फिर आगे बोला गया है द कंटेंट ऑफ द 3 बोटल्स आर एम्प्टीड इनटू अनदर वेसल, इन तीनों को एक फोर्थ आपके वेसल में खाली कर दिया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर। क्वेश्चन को एक बार दोबारा बताता हूं। आपके पास 3 वेसल थे बराबर कैपेसिटी के, उनमें ऑरेंज का जूस था, एक में 30% था, एक में 40% था और एक में 25% था। इसका मतलब बाकी खाली थे, टोटल 100% होगा। अगर 30% जूस था तो 70 खाली था, दूसरे में अगर 40% जूस था तो 60% खाली था, तीसरे में अगर 25% जूस था तो 75% खाली था। जो ये खाली पार्ट था ना वो आपका एप्पल के जूस से भर दिया, और भर के अब ये भी पूरा फुल है, इसमें इतना तो ऑरेंज है और इतना एप्पल है, तीनों आपके वेसल भरे हुए हैं, उनको एक फोर्थ वेसल में खाली कर दिया। और उस फोर्थ वेसल में खाली करके आपसे पूछा है कि वहां पर एप्पल की टोटल परसेंटेज कितनी होगी है। अगर आप देखोगे तो इन तीनों बर्तनों की जो आपकी कैपेसिटी है वो बराबर है, 100% है, तो इनको डायरेक्टली जोड़ दो आप। अगर इनको सभी को एक में खाली कर दिया गया है तो जो आपका ऑरेंज का जूस हो गया है ना वो 95 हो गया है, और जो आपका एप्पल का जूस हो गया है 7 और 7 14 और 6 20, वो हो गया है 205, और टोटल कैपेसिटी होगी अब इसकी 300। इनको जोड़ के भी देख लो। अगर आपने बताना है कि इसमें एप्पल की परसेंटेज कितनी है तो एप्पल है इसमें से 205 और टोटल कितना है ये 300। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 300 इसको भाग कर दो, ये हो जाएगा आपका 3 छीकी 18, और फिर बच गया है यहाँ 2, 3 अट्ठे 24, 68 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ गया है। तो इसका मतलब आपका आंसर ये है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विच मैथमेटिशियन रोट लीलावती ए वर्क ऑफ द मैथमेटिकल प्रिंसिपल। एक बुक की बात चल रही है, ये लिखा था भास्कराचार्य 2 ने। इसके बारे में कुछ बताने वाली बात नहीं है। ये आपका एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 की इक्वेशन दे रखी है और आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ऑप्शन आपके अलग अलग हैं और कॉन्स्टेंट हैं, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुटिंग कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ए बी सी की मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो वो इनका जोड़ 0 के बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सी को तो पुट कर दिया 0, बी को पुट कर दिया -1, और सी को पुट कर दिया ए को पुट कर दिया +1, बी को पुट कर दिया -1 और सी को पुट कर दिया 0। आप ये मत समझना यही पुट करने की जरूरत है, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, मुझे ये आसान लग रहा है तो मैं इसको कर रहा हूँ। ए है आपका 1 की पावर 4 करेंगे 1 ही रहेगा, बी है -1 -1 की पावर 4 करेंगे तो भी 1 रहेगा, सी की वैल्यू तो 0 होगी है, यहाँ से भी सी चला गया, 0 इसको भी 0 कर देगा, 0 इसको भी 0 कर देगा। ए की वैल्यू है 1 की पावर 2 करेंगे तो 1, और -1 की पावर 2 करेंगे तो भी 1, तो वो हो जाएगा ऊपर 2/1, और यही आपका आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है राधा एंड रानी आर सिस्टर्स, 5 ईयर बैक द एज ऑफ राधा वाज 3 टाइम दैट ऑफ रानी। दो सिस्टर हैं, एक है राधा और एक है रानी। 5 ईयर बैक मतलब 5 साल पहले राधा की जो एज थी ना वो रानी से 3 गुनी थी। अगर रानी की 1 यूनिट है तो इसकी 3 यूनिट है। फिर आगे बोला गया है बट 1 ईयर बैक, लेकिन 1 साल पहले, 1 साल पहले द एज ऑफ राधा वाज 2 टाइम दैट ऑफ रानी, रानी से सिर्फ 2 गुना रहेगी 1 साल पहले। आपसे आगे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, उनकी एज का डिफरेंस क्या है। मैंने बताया था कि एज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से निकाल लेंगे। अगर 2 रेशियो आपके पास हैं तो उनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। ये 5 साल पहले का रेशियो है, ये 1 साल पहले का रेशियो है। अगर मैं ईयर्स में डिफरेंस देखूं ना तो यहाँ पर 4 साल का है, तो यहाँ पर आ गया है 4 वर्ष, यहाँ पर आ गया है 4 वर्ष। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, इनको आपस में घटाया तो 1 यूनिट आ गया है। ये बराबर होगा 4 दूनी 8 वर्ष और 4 एकम 4, 8 वर्ष में से 4 वर्ष चले गए तो 4 वर्ष आ गया है। तो आपका 1 यूनिट का मान 4 वर्ष आ गया है। तो इससे ऊपर वाले रेशियो को गुणा कर देंगे, 4 3 12, 12 वर्ष राधा,
4 एकम 4, 4 वर्ष रानी। और ये कब की उम्र आई है? 5 साल पहले की। वर्तमान की उम्र निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 5 साल पहले जो उनकी एज में डिफरेंस था ना, वो हमेशा रहेगा। अगर आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है, ऐसा थोड़ी ना कि 10 साल बाद वो आपसे 2 साल बड़ा हो जाएगा, तो डिफरेंस तो एज का हमेशा बराबर ही रहेगा। तो यहीं से इनकी एज का डिफरेंस निकाल दिया और वो है आपका 8 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन, ये जो आपका एक पोलिनोमियल है, इसको जब इससे डिवाइड किया जाता है तो आपसे शेष पूछा है। रिमाइंडर थ्योरम आपको पता है, जिससे भाग करना है ना उसको 0 के बराबर करो और वहां से x की वैल्यू निकाल लो। यहां से x की वैल्यू आ गई -2। इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट करो, जो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा आपका। तो रिमाइंडर बराबर हो जाएगा आपका x की पावर 4 -2 की पावर 4 16, 16 चौके 64, माइनस यहां पर है x की वैल्यू है -2 की पावर 2 तो प्लस का 4, 4 गुणा में 10 40 और प्लस का 1। तो इसमें से घटा ये आ गया 24, 24 और 1 25। तो आपका रिमाइंडर जो है वो 25 रहने वाला है और आपका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है लेट x बी द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 7 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 इन ईच केस। इफ x लाइज बिटवीन 2800 एंड 3000 देन व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x। क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ का है और ये क्वेश्चन एलसीएम का है। आपको ये बोला गया है 1 मिनट के लिए इस लाइन को आप भूल जाएं, इस लाइन को सिर्फ ये लिखा होता find a list number which when divided by 2 3 4 5 6 7 leave remainder 1। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दे रखा होता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 2 3 4 5 6 7 से भाग करता हूं तो एक शेष आता है। इसका आंसर क्या होता? इसका आंसर होता इन सभी का एलसीएम 2 3 4 5 6 7 और प्लस में रिमाइंडर जो कि 1 है। ये आंसर होता। अगर आपसे सिर्फ ये बोला गया होता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको अगर इन सभी संख्याओं से भाग करूं तो एक शेष आता है, तो इनका एलसीएम प्लस में 1 आपका आंसर होने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एक लाइन और ऐड कर दी। वो ये ऐड कर दी कि जो ये संख्या आपने निकाली है ना, तो ये तो सबसे छोटी है, आपने वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो हमने इसका कोई एक मल्टीपल लेना है और वो मल्टीपल 4 अंकों की संख्या बढ़ाना है। सबसे पहले अगर मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं तो 6 में आपका 2 और 3 दोनों आ गया है, तो 6 गुणा में 7 गुणा में 5 और यहां से एक 2 ले लिया, तो 6 7 42 5 दूनी 10। तो आपका एलसीएम आ गया है 420। 420 वो सबसे छोटी संख्या है जिसको इन सभी संख्याओं से भाग करूंगा तो पूरी पूरी भाग होगी। अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा तो एक शेष आ जाएगा, लेकिन आपने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो एलसीएम का मल्टीपल निकाल लेंगे कोई। और अब यहां पर के की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो इसको 2800 से और 3000 के बीच ले जाए। तो 4 7 28, तो मैंने के की वैल्यू 7 रख दी है। 0 7 दूनी 14, 7 का 28 और 1 29 प्लस में 1, तो ये आ गया है 2941। आपको इसके अंकों का योग पूछा है, 9 और 1 10, 4 और 2 6, आपका अंकों का योग आ गया है 16 और आपका आंसर है ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इफ x इक्वल टू 4 बाय 2 माइनस √3। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले मैंने क्या किया, मैंने पढ़ रखा है कि कभी भी रूट की वैल्यू नीचे नहीं रखते, तो उसका रैशनलाइजेशन करते हैं। तो पहले मैंने इसका रैशनलाइजेशन कर दिया, इसका सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया। मैंने क्या किया, इसका सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इससे क्या हुआ, ऊपर तो आ गया है 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये आ गया है, और नीचे आ गया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अगर मैं इसको हल कर रहा हूं तो ऊपर आ गया है 8 प्लस 4 √3 और नीचे आ गया है 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये वैल्यू आ गई है आपकी x की। अब आपको एक तो चाहिए x स्क्र, तो x स्क्र कर दो, इसका स्क्र करेंगे a की 2 प्लस b की 2, 4 चौके 16 3 48 प्लस 2ab, तो 4 8 32 दूनी 64 √3। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं तो ये आ गया है आपका 112 प्लस में 64 √3। ये मैंने इसका कर दिया स्क्वायर। अब आपसे पूछा है x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस का 66। इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है 112 प्लस में 64 √3। इसकी वैल्यू x की वैल्यू ये है, इसको 16 से गुणा करना है,
तो बार माइनस है, दोनों माइनस के हो जाएंगे, 16 8 128 और माइनस का 16 चौके 64√3 और प्लस का 66, ये इससे कैंसिल हो गया। इसको अगर हम हल करेंगे ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, 6 और 2 8, 6 और 1 7 और 1 माइनस 128, ये आ गया 0 और 5, 50 आपका आंसर आ गया है और आपका आंसर है बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए मिल्कमैन हैज 2 टाइप ऑफ मिल्क। एक दूधिया के पास 2 प्रकार के मिल्क हैं। द फर्स्ट कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 80% एंड द सेकेंड कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 60%। आपको ये बताया गया है कि एक कंटेनर में जो दूध की शुद्धता है उसमें 80% है, दूसरे में 60% है। इफ ही मिक्सेज 28 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ द फर्स्ट कंटेनर एंड 32 लीटर ऑफ द सेकेंड कंटेनर, देन द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। उसके पास 2 कंटेनर थे, एक कंटेनर और दूसरा। पहले में मिल्क था 80%, अगर उसमें मिल्क 80% था तो बाकी पानी रहा होगा और वो है 20%। दूसरे कंटेनर में मिल्क था 60%, इसका मतलब उसमें पानी रहा 40%। ठीक है, इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। ये आ गया है आपका 4:1 और ये आ गया है आपका 3:2। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं, इनकी कैपेसिटी चेक कर रहा हूं, तो इस कंटेनर की कैपेसिटी है 5 यूनिट और इस कंटेनर की भी कैपेसिटी है 5 यूनिट। अब ये बताया गया है ऊपर वाले को तो मिलाया गया है 28 लीटर और नीचे वाले को मिलाया गया है 32 लीटर। तो आप क्या करोगे, इनका अनुपात निकाल लोगे यहां से। अगर मैं इसको अनुपात में बदलता हूं ना तो ये आ जाएगा 4 7 28 और 4 8 32। तो कहने का मतलब इनको 7:8 में मिलाया गया है। तो इसको 7 से गुणा कर देंगे और इसको 8 से गुणा कर देंगे और बस डायरेक्टली जोड़ देंगे। 7 4 28, 8 3 24, 7 एकम 7, 8 दूनी 16। बस इनको जोड़ दो डायरेक्टली। इसको जोड़ा ये आ गया आपका 52, इसको जोड़ा ये आ गया आपका 7 और 6 13 23। तो अब जो नया मिक्सचर बना है ना उसमें मिल्क तो है आपका 52 यूनिट और आपका वाटर है 23 यूनिट। आपसे पूछा है मिल्क का परसेंटेज। मिल्क का परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे, मिल्क अपॉन टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी आपकी 75 मल्टीपल 100, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 3 छीकी 18, बच गए हैं 2, 3 नीम 27, 69 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आने वाला है और आपका ऑप्शन है पहला। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7। ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है आपको 5:7। ये है उनकी इनकम। फिर आगे बोला गया है ए एंड बी सेव्स रुपीज 400 एंड 4,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। इसकी सेविंग है 4,000 रुपए, इसकी सेविंग है 5,000 रुपए। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 इज टू 2/3%। इसकी फ्रैक्शन बढ़ाओ, 66 से ही 2/3% की अगर मैं फ्रैक्शन बढ़ाऊं तो 2/3 है। जो ए का एक्सपेंडिचर है ना वो बी के एक्सपेंडिचर का 2/3 है। मैंने क्या किया, बी के साथ कंपैरिजन कर रखा था तो बी का एक्सपेंडिचर मैंने मान लिया 3। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, इसके एक्सपेंडिचर का 66 से 2/3%, इसका मतलब 2 है। ये उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया है। मैंने क्या किया, इस परसेंटेज का रेशियो बनाया। जिसके साथ कंपैरिजन कर रखा है वो नीचे वाला होता है। अब कंपैरिजन कैसे पता लगेगा, 66 से 2/3% किसका, बी का। तो इसका मतलब बी के साथ कंपैरिजन कर रखा है तो नीचे बी ऊपर वाला ए। ये आपके एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया है। एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, मैंने क्या किया, इसके साथ भी एक्स लगा लिया, इसके साथ भी एक्स लगा लिया। अगर मैं ए की इनकम में से ए की सेविंग घटा दूं तो ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अगर मैं बी की सेविंग में से बी की इनकम में से बी की सेविंग घटा दूं तो ये बी का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये इनका दोनों का रेशियो आ गया। तो ए है इसमें 2 और बी है 3। ये बात आपको समझ आई। ए की इनकम थी 5x, उसमें से उसकी सेविंग घटा दूं तो ये ए का एक्सपेंडिचर आ गया जो इसमें 2 यूनिट था। अगर बी की इनकम में से बी की सेविंग घटा दूं, ये बी का एक्सपेंडिचर है वो आ गया है 3 यूनिट। बस क्रॉस मल्टीपल करो, ये आ गया आपका
3 पंजे 15। अच्छा एक तरीका और सिखाना चाहता हूं आपको, 3 पंजे 15, ये आ गया यहाँ पर 15, उधर आ गया 7 दूनी 14, तो इधर तो 14x है, इधर 15x है, तो इधर ले आए उसको, x बच गया आपका। इधर 4 3 12, इधर तो माइनस का 12,000 है, इधर आपका माइनस का 10,000 है। अगर ये बराबर से उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2,000। बस ये डायरेक्टली x की वैल्यू निकालने का तरीका है, मैंने कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीपल किया है बस। तो x की वैल्यू 2,000 आ गई है, तो अगर 2,000 से यहाँ गुणा करूं तो इसकी तो इनकम है 10,000 और इसकी इनकम है 14,000। इनकी दोनों की इनकम का योग पूछा था आपसे, वो 24,000 आ गया है और ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव। एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर डेटा आपका सिमेट्रिकल है तो आपका मोड, मीडियन और आपका तीसरा होता है मीन, वो बराबर होते हैं। कैसे? ये ग्राफ है आपका एक सिमेट्रिकल डेटा का, ये मैंने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रखा है आपको। यहां पर ये एक ही रिदम से तो बढ़ती है वैल्यू और उसी रिदम से घटती है, तो ये जो बीच में टॉप है ना, यही वैल्यू तो आपकी मीन होती है, यही वैल्यू मीडियन होती है और यही वैल्यू मोड होती है। क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पर है तो तीनों बराबर होते हैं, और इसीलिए अगर डेटा आपका सिमेट्रिकल है तो मीन, मोड और मीडियन तीनों बराबर होते हैं। ये पूरी डिटेल से मैंने उस चैप्टर में पढ़ा रखा है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी है, ऑप्शन आपके कांस्टेंट हैं तो वैल्यू आप पुट कर सकते हो। मैंने बता रखा है साइन और कोस हो तो 0 और 90 पुट करने की कोशिश किया करो, टेन और कोट हो तो 45 करने की कोशिश किया करो। तो अब यहाँ पर आपको 45 ही करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे ही हैं इसमें। तो मैंने थीटा की वैल्यू रख दी 45, तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी पावर है 6। साइन 45 का मान 1/√2 और इसकी पावर है 6 माइनस का 1। टेन 45 की वैल्यू 1, 1 का कितने भी पावर करो 1 ही रहेगा। कोट 45 की वैल्यू 1 और 2 और प्लस में 3। अब इसको हल करते हैं। √2 का मतलब है 1/2 की पावर 1/2, रूट का मतलब यही होता है, और गुणा में 6। अगर मैं इसको हल कर रहा हूं तो ये आ गया 1/2 की पावर 3, और 1/2 की पावर 3 का मतलब है आपका 8। तो इसका मतलब इसको हल करके 1/8 आ गया, तो मुझे पता है इसको भी हल करके 1/8 ही आएगा, और माइनस 1। अगर मैं इसको हल कर रहा हूं तो ये आ गया है आपका 4 और आगे है प्लस का 3। अगर मैं इसको हल करूं तो आपको पता है 1/8 1/8 1/4 हो जाएगा। इसमें से मैं 1 घटा रहा हूं तो ये हो जाएगा 3/4। इसको हल करके 3/4 आ गया है, गुणा में है आपका 4। आगे आ गया आपका, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी भाई, यही बता देता हूं आपको। जब आप यहाँ पर इसको घटाओगे ना तो माइनस का 3/4 आएगा, तो ये आ गया माइनस का 3/4, आगे गुणा में 4 है और प्लस का 3 है, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस का 3 प्लस का 3 0, और आपका आंसर आ गया है 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है आपको और इसकी मीडियन बता रखी है आपको 18, एक्स की वैल्यू निकालनी है। मीडियन कैसे निकलती है? जो आपको डिस्ट्रीब्यूशंस दे रखे हैं उनको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, बढ़ते क्रम में लगाओगे, और बीच वाली वैल्यू आपकी मीडियन होती है। ये बढ़ते क्रम में पहले लगा हुआ है, तो बस आप ये देखो बीच वाली वैल्यू कौन सी है। अगर एक ही वैल्यू आ जाती तो वो आपका मीडियन होती, अगर 2 आ जाती है तो इनकी एवरेज निकाल लेंगे, इसकी एवरेज हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे, ये आपकी मीडियन आ गई है जिसकी वैल्यू 18 दे रखी है। ये उधर जाके गुणा हो गया 16 प्लस एक्स बराबर आ गया है 36, ये इधर जाके माइनस हो गया, एक्स की वैल्यू 20 आ गई है, तो आपका आंसर है 20। अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क विद साइड्स 88 मीटर, आपका 165 मीटर और 187 मीटर। एक आपका ट्रायंगुलर पार्क है, एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी तीनों साइड दे दी है आपको। आगे बताया गया है इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज साइड्स आर 5:3। एक आपका ट्रायंगुलर पार्क है इस तरीके से, इसका एरिया जो है वो बराबर है एक रेक्टेंगुलर पार्क, एक आयताकार पार्क की, और इसकी जो साइड दे रखी हैं वो दे रखी हैं 5x और 3x, रेशियो में थी मैंने वो हटा दिया।
दोबारा बता रहा हूं आपको, एक ट्रायंगुलर पार्क था, उसका एरिया एक रेक्टेंगुलर पार्क के बराबर है, उसकी साइड 5:3 में थी, तो मैंने इसको 5x मान लिया और इसको 3x मान लिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि मैंने इन भुजाओं को देखकर ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बना दी। मैंने कुछ आपको ट्रिपलेट याद कराए थे, अगर आप इस ट्रिपलेट को देखोगे ना तो कुछ नहीं है, एक ट्रिपलेट को 11 से गुणा कर रखा है, 11 से इसको भाग कर दिया, 11 8 88, इसको भी 11 से भाग कर दिया, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, इसको भी 11 से भाग कर दिया, 11 एकम 11, 11 सतेस 77। आपको पता होगा ये आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती है, बस इनको 11 से गुणा कर रखा है। किसी भी ट्रिपलेट को आप कितने से भी गुणा कर दो तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा। तो मुझे इसको देखकर ही पता चल गया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है, और अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना तो उसका एरिया निकलता है आपका, दोनों छोटी भुजाओं को गुणा करो और 2 से भाग कर दो, ये आ गया आपका एरिया 44 गुणा में 165। और ये क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, और आयत का क्षेत्रफल निकलता है भुजा गुणा भुजा। इसको अंदर लिख देता हूं, ये हो जाएगा, सॉरी, आयत का क्षेत्रफल निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लीजिए 3 पंजे 15, 15 से इसको भाग कर दिया, 15 एकम 15, 15 एकम 15, तो ये आ गया है आपका x की पावर 2, दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया, तो यहां पर है 4, 4 का वर्गमूल 2, एक है यहाँ 11, एक इधर 11, तो ये आ गया 11, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 22। आपसे पूछा है कि इस प्लॉट का परिमाप बताओ, परिमाप निकलता है 2 बाहर लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका हल किया, 3 और 5 8x गुणा में 2 16x, 16x की वैल्यू है 22, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, तो इसका परिमाप आ गया है 352 और आपका आंसर है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है tan स्क्वायर a बराबर है 3 प्लस में q स्क्वायर। आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं ऑप्शन देख रहा हूं ना, ऑप्शन अलग अलग हैं लेकिन साथ में q की वैल्यू भी है, तो मैं आपसे यहां ही जानना चाहता हूं कि क्या हम यहाँ वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग करने के लिए कंडीशन ये है, देखो हमारी इक्वेशन तो है एक लेकिन वेरिएबल है दो, तो एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं जो हमारा मन करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर भी मुझे एंगल पुट करना पड़ेगा, तो मैंने एंगल ए को ही 45 डिग्री मान लिया है। अगर मैंने एंगल ए को 45 डिग्री मान लिया तो tan 45 होता है आपका एक बराबर है 3 प्लस क्यू स्क्वायर, ये इधर आ गया, -2 बराबर आ गया है क्यू स्क्वायर। तो पहले तो मैंने क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब एंगल मैंने यहां रख दिया, सीकेंट 45 होता है √2 प्लस tan 45 होता है 1 और सीकेंट 45 होता है √2। इन दोनों को जोड़ूं तो 2√2 मेरा आंसर आने वाला है। कहने का मतलब मेरा आंसर 2√2 होना चाहिए, लेकिन आंसर 2√2 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा। आप Q की वैल्यू पुट करके देखो, जो 2√2 बनेगा वही मेरा आंसर है। अब मुझे देखते ही पता चल रहा है कि यहां पर 2 होना चाहिए। इस अंदर वाले को हल करके अगर मैं 2 निकाल लूं और 2 की पावर 3/2 करूं तो 2√2 आता है। इट मींस मैं यहां देखूंगा 2 कहां बढ़ रहा है। अगर मैं 5 में से 2 घटाऊंगा तो यहां पर आएगा 8, क्योंकि माइनस है पहले। 3 में से 2 गया, यहां पर 1 आएगा। यहां पर 7 में से 2 गए, 5 आया। लेकिन यहां देखो आप, 4 में से मैं 2 घटाऊं, 4 और Q की वैल्यू है -2, बाहर है 3 की पावर 3/2, ये आ गया आपका 2 की पावर 3/2 और यही 2√2 होता है। तो आपका आंसर आ गया है ये। मैंने कुछ नहीं किया, Q की वैल्यू पुट करने का तरीका बताया है आपको। जिसकी वैल्यू अंदर वाले की 2 आएगी वही आंसर है, और वो सिर्फ डी में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है A इज 20% मोर देन B। ये है A और ये है B। आपको ये बताया गया है कि A जो है ना वो B से 25% ज्यादा है, तो कंपैरिजन किसके साथ कर रखा है, B के साथ। तो पहले मैंने 25% की फ्रैक्शन बनाई, वो आ गई है आपकी 1/4। मैंने बताया था जिसके साथ कंपैरिजन कर रखा है वो नीचे वाला होता है, तो B की वैल्यू आ गई है 4। अब जो A है ना वो 25% ज्यादा है B से, तो 4 का अगर मैं 25% निकाल लूं तो 1 आता है, इसका मतलब 1 ज्यादा है, तो 4 और 1 5। A और B का रेशियो आ गया। इस तरीके से रेशियो आपको निकालना आना चाहिए। अब B और C का रेशियो निकालना है। आगे बताया गया है कि B इज 30% लेस देन C। कंपेरिजन किसके साथ हो रखा है, C के साथ हो रखा है। तो 30% की अगर मैं फ्रैक्शन बढ़ाऊं ना तो 3/10 आता है, जिसके साथ कंपेरिजन होता है वो नीचे वाला है।
तो सी तो है मेरा 10। अब 10 का अगर मैं 30% निकाल लूं तो 3 आता है। अब जो बी है ना वो सी से 10%, 30% कम है, और 30% की वैल्यू 3 है, इसका मतलब 3 कम है, तो 10 में से 3 गया 7। अब सी और डी की निकालनी है। आगे बताया गया है इफ सी इज 20% मोर देन डी। अब की बार कंपैरिजन किया गया है डी के साथ, और 20% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/5। जिसके साथ कंपैरिजन किया गया है वो है नीचे वाला, डी के साथ कंपैरिजन किया गया है। 5 का 20% 1 है, और ये बताया गया है कि जो सी है वो 20% ज्यादा है डी से, और 5 का 20% 1 है, यानी कि 1 ज्यादा है, तो ये आ गया आपका 6। ठीक है, अब आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है कि देन व्हाट इज द परसेंटेज इज ए मोर देन डी। ए डी से कितना ज्यादा प्रतिशत है, तो मैंने ए और डी के बीच का ही आपका रिलेशन निकालना है। तो जब पहले वाले का लास्ट वाले से निकालना होता है ना, तो बस इनको डायरेक्टली मल्टीपल कर दो। इनको अगर मैं गुणा करूंगा तो बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो यहां पर बचेगा 1:डी। इनको अगर मैं मल्टीपल करूंगा, 5 से 5 कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 7 3 21, और 10 दूनी 20। तो इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई है 21 और डी की वैल्यू आ गई है 20। तो पहले तो आप ये देखो ए डी से कितना ज्यादा है, ए डी से 1 ज्यादा है। अब कंपैरिजन किसके साथ करना है, मोर देन डी, डी के साथ करना है, डी है 20। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दिया, और वो आ गया है 5%, और आपका आंसर है सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एन इलेक्शन 12% ऑफ द वोटर इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अगर कभी भी आपका क्वेश्चन वोटिंग वाला, इलेक्शन वाला आता है, तो सबसे पहले आप टोटल वोट मान लिया करो 100x। एक्स लगाने का ये फायदा है, इसमें से डायरेक्टली वोट भी घटानी पड़ेगी तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। आपको ये बताया गया है कि कुल वोट में से 12% लोगों ने वोट नहीं दी, तो इसमें से पहले मैंने 12% लेस किया, और 100 का 12% होगा 12, तो 100 में से 12 चले गए, 88x बच गए। फिर आगे बोला गया है वेयर एज 84 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। भाई 84 वोट डाली लेकिन वो बैलेट पेपर ब्लैंक रह गया, इसका मतलब वो इनवैलिड हो गए, तो इसमें से 84 वोट घटेंगे, तो आपकी वोट बच जाएंगे 88x माइनस 84। इतने के ऊपर चुनाव हुआ। अब आप ऐसे सोचेंगे देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट थे, रामाज्ञा और सरवण। द विनर रामाज्ञा वाज सपोर्टेड बाय 54%। ये बताया गया है कि जो आपका रामाज्ञा था ना उसको 54% वोट मिले ऑफ ऑल द वोटर इन द लिस्ट। जो टोटल वोटर लिस्ट में थे ना उसका 54% मिला, तो टोटल वोट थी हमारी 100%, इसका 54% मिला विनर को। इसका 54% निकाल लेंगे तो 54x आएगा आपका। ये एक कैंडिडेट को मिला है जिसका नाम है रामाज्ञा। ये लो जी। फिर अब आगे बताया गया है ही गोट 1456 मोर वोट देन हिज राइवल सरवन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द लिस्ट। जो सरवन है, जो दूसरा बंदा है, उससे उसने 1456 वोट ज्यादा लिए, तो उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताओ इन द लिस्ट, लिस्ट में कितने वोटर्स थे। पहले तो आप ये बताओ ये 54x जो वोट मिले हैं, मिले तो इनमें से ही हैं, वो तो उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए बता दिया कि उसको 54% वोट मिले टोटल का, लेकिन एक्चुअल में काउंट तो इनमें से ही होंगे ना वो, क्योंकि बाकी तो वोट खराब हो गए थे हमारे। तो इसका मतलब दूसरे कैंडिडेट को वोट मिले, इसमें से ये घटाओ, तो 88x में से 54x घटा दो, तो ये बचेगा आपका 34x, और ये ऐसे कैसे, तो इतने वोट मिले दूसरे कैंडिडेट को, विनर को मिले इतने और दूसरे वाले को मिले इतने, और इनका डिफरेंस ही आपका 1456 है। इनका डिफरेंस करेंगे तो बीच में माइनस लगा दो, तो ये दोनों, ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो प्लस के 84 और इसको इसमें से घटाएंगे तो 20x आ जाएगा। ये उधर जाके माइनस हो गया, उसमें से घट गया, तो 6 में से 4 गए 2, 15 में से 8 गए 7, 1372 और 20x, तो आपकी x की वैल्यू, अच्छा देखो 20x आ गया है। आपने निकालना है टोटल वोटर्स, यानी कि 100x निकालना है, तो दोनों तरफ 5 से गुणा कर दिया बस। ये तो हो गया आपका 100x। इसको अगर मैं 5 से गुणा कर रहा हूं तो 5 दूनी 10, 1,
5 7 35 और 1 36, 13 पंजे 65 और 3 68, तो आपका 6860 वोट आ गई और ये आपका आंसर है। समझ आया होगा, बस आसान सा ही क्वेश्चन था, बस आपने इस तरीके से हल करना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। साइड्स को देखकर ही पता चल गया है आपकी स्केलन ट्राइंगल है, आपकी विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक है ए वो है 24 सेंटीमीटर, एक है बी वो है 17 सेंटीमीटर, एक है सी वो है आपकी 9 सेंटीमीटर। हीरोज फार्मूले से निकालना पड़ेगा, उसके लिए जरूरत पड़ेगी एस की। एस होता है सेमी पैरामीटर, सारी भुजाओं का जोड़ और प्लस डिवाइड में 2, वो होता है सेमी पैरामीटर। ये हो जाएगा आपका 17 और 9, ये हो गया आपका 26, 26 और 24, 24 दूनी 48, 48 और 2 50, 50 बटे 2, ये आपका 25 आ गया है। ठीक है, अब 25 आ गया है तो आपका हीरोज फार्मूला क्या कहता है एरिया के लिए, एस, एस में से पहली भुजा घटाओ, एस में से दूसरी भुजा घटाओ और एस में से तीसरी भुजा घटाओ। मैंने बताया था इसको आपने इस तरीके से लिखना है कि या तो प्राइम फैक्टर हो जाए या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचे। सबसे पहले मैंने एस लिखना है और एस है आपका 25, वो तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। चलिए अब इसमें से पहली भुजा घटानी है, मैं 25 को यहां लिख लेता हूं। 25 में से 24 घटाया तो 1 बचेगा, 25 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 2, ठीक है। फिर आगे 25 में से 9 घटाऊंगा तो 16 बचेगा, और 16 आपका अपने आप ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 25 का वर्गमूल करेंगे 5, 4 का वर्गमूल करेंगे 2, और 2 का वर्गमूल हम कर नहीं सकते, 16 का वर्गमूल करेंगे 4, तो जिस 2 का वर्गमूल नहीं कर सकते वो अंदर आ गया, तो 20√2 आपका आंसर आ गया है। तो आपका आंसर है ये, ठीक है ना, नहीं सॉरी 4 5 का 20 दूनी 40, 40 आंसर है, ये आंसर है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द आउटर पॉइंट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल पर एक बाहर के बिंदु से एक टेंजेंट खींची गई है, इस सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आगे बोला गया इफ द पॉइंट इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये पॉइंट सेंटर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है। अगर हम स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं तो वो 90 डिग्री पर होता है, तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होगी है, ये 13 है ये 5 है तो ये 12 होगी, तो टेंजेंट की लंबाई 12 सेंटीमीटर आ गई है और ये आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल। कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो ना, उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, एक्सटीरियर ठीक लिखा क्या मैंने, मैं कुछ भी लिख देता हूं, ये लीजिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे आप। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है, और आपको ये बताया गया है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो इसका डबल है, ये है। तो आपसे पूछा गया द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन की आपने साइड बतानी है कितनी है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो इंटीरियर एंगल्स का सम निकलता है ना, वो निकलता है n-2 मल्टीपल 180, और उसकी वैल्यू 720 है। तो 0 से 0, 18 चौक 72, 4 आ गया, ये 2 इधर जाके जुड़ गया, तो n की वैल्यू 6 आ गई है, ठीक है, और यही आपका आंसर है, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ए फार्मर्स लैंड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपिजम, एक ट्रेपिजम की शेप में है, एक समलंब की शेप में है। समलंब में 2 भुजाएं समांतर होती हैं, 2 असमांतर होती हैं, और 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ही हमारी हाइट होती है। इसको b1 बोलते हैं, इसको b2 बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल ही पूछा जाता है हमेशा, ये बराबर होता है 1/2 मल्टीपल हाइट इंटू b1 प्लस b2। अब आगे पढ़ते हैं। A farmer's land in the shape of a trapezium which has its parallel sides measures 6.32 yards and 7.68 yards। ये तो है 6.32 और ये है 7.68। आगे बोला गया है and the distance between the parallel side, ये है 5.50 yards। आपसे पूछा गया the cost of प्लगिंग है क्या, ये प्लगिंग ही होगा भैया, ठीक है। द लैंड,
जोतना बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब ये शायद मैं पता नहीं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूं। द लैंड इज रुपीज 1200 पर स्क्वेयर यार्ड। जो खेत को जोतने का खर्च है ना वो 1200 स्क्वेयर यार्ड है, 1200 रुपए स्क्वेयर यार्ड है, यानी कि पर स्क्वेयर 1200 रुपए लगते हैं। आपसे पूछा है कि व्हाट अमाउंट हैव टू बी स्पेंट इन ऑर्डर टू प्लव, क्या होता है भाई, ये मैं पे कंफ्यूज हो गया हूं वैसे, द इंटायर लैंड, लेकिन चलो थैंक गॉड ये इंग्लिश की क्लास नहीं है, ये मैथ की क्लास है। तो अब आपने पहले बात ये ध्यान रखनी है, अगर इस खेत को जोता गया है और 1200 रुपए पर स्क्वेयर यार्ड खर्च है तो मुझे इसका कुल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और वो इस फार्मूले से निकलेगा। तो 1/2, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है 5.5। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं तो 68, 3200, 7 और 6 13, ये 14 आ गया है। तो 2 से इसको काट दिया 7, 7 5 35, 7 5 35 और 3 38। तो ये आ गया है आपका इसका एरिया। ये इतने स्क्वायर यार्ड है टोटल क्षेत्रफल। एक स्क्वायर यार्ड का खर्च है 1200, बस इनको गुणा कर दीजिए, 2 0, 12 पंजे 60, 6 12 8 96 और 6 96 और 6 102, 12 तिया 36, 36 और 10 46, डेसिमल के लिए हटा दिया, 46,200 आपका खर्च है और आपका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, ए सम बिकम्स रुपीज 33,800 इन 2 ईयर and rupees 43,914 3 years when lent in a scheme of compound interest compounding annually। बस यहीं तक समझते हैं पहले। आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कोई अमाउंट कोई प्रिंसिपल है वो 2 वर्ष में, यानी कि अमाउंट 2 वर्ष का, 2 वर्ष में हो जाता है 33,800, ठीक है जी। और 3 वर्ष में अमाउंट 3, ये हो जाता है 43,940 रुपए। और आपको बताया गया है इफ डबल द सम इज इन्वेस्टेड इन द सेम स्कीम फॉर 2 ईयर, अगर हम प्रिंसिपल को 2 गुना कर दें, 2p कर दें, तो आपसे पूछा है और 2 वर्ष के लिए पैसे दिए जाएं तो 2 वर्ष के बाद अमाउंट कितना होगा। आपका जो अमाउंट होता है ना वो आपका जीपी में होता है। इट मींस अगर आपके प्रिंसिपल का 2 गुना कर दिया है ना, समय भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो जितना 2 वर्ष के बाद पहले हो रहा था ना अमाउंट, उसका 2 ही गुना हो जाएगा, बस इसमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 0 0, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7 और 2 3 6, 67,600 आपका आंसर आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है? प्रिंसिपल को 2 गुना किया है, समय भी वही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, तो जितना गुना आपके मूलधन का किया है उतना ही मिश्रधन का कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74। कोई 33 नंबर है, उनका जो एवरेज है ना वो है 74, ठीक है जी। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17, जो पहले 1 से लेकर 17 तक नंबर है ना, इनका जो एवरेज है वो है 72.8, ठीक है जी। दैट ऑफ द लास्ट 17 नंबर इज 77.2। लास्ट जो आपके 17 नंबर हैं 17 से 33 तक के, इनका जो एवरेज है वो है 77.2, ठीक है जी। आपसे आगे पूछा गया है इफ द 17 नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर 17वां नंबर हटा दिया जाता है, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, बचे हुए नंबर्स का एवरेज क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब पहली 17 संख्याएं ली तब भी 17वीं संख्या आ गई है, और जब लास्ट की 17 ली तो भी उसमें 17वीं संख्या आ गई है, वो आपको पता चल गया है। अगर 17 पहली और 17 लास्ट की अलग अलग होती तो उसके लिए हमारे पास 34 नंबर होने चाहिए थे, लेकिन नंबर तो हमारे पास 33 है। इसका मतलब जो 17वीं संख्या हमने हटानी है ना वो इस पहले वाले ग्रुप में भी आ गई है और इस दूसरे वाले ग्रुप में भी आ गई है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, अगर इन सभी संख्याओं का एवरेज 74 है तो इनका भी एवरेज 74 रहना चाहिए था, इनका भी एवरेज 74 रहना चाहिए था। वो क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक नंबर यहां भी ऐड कर लिया और यहां भी ऐड कर लिया, तो वो नंबर कितना होगा पहले हम वो निकाल रहे हैं। देखिए इन सभी का एवरेज 74 होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया है आपका 1.2 कम हो गया है, ठीक है। और 17 बंदों का हो गया है तो टोटल कम हो गया है इतना। यहां पर इनका एवरेज भी 74 होना चाहिए था, लेकिन ये ज्यादा हो गया है 3.2। कितने बंदों का हो गया है? ये भी 17 बंदों का हो गया है। इनका डिफरेंस कर लो आप एक बार, इनका डिफरेंस करूंगा ना, 17 तो दोनों में कॉमन ही है, तो ये घट जाएगा आपस में, इनको आपस में घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा, तो 17 दूनी 34,
तो यहां से मुझे पता चला ये 34 ज्यादा जो नंबर है ना वो 17वां नंबर है, उसी की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हुई है। इन दोनों को आपस में घटाया तो जमा का 34 बचा है, तो मुझे पता चला कि वो जो 17वीं संख्या है ना वो सभी संख्याओं से 34 ज्यादा है, या फिर 74 से 34 ज्यादा है, आप ये समझ सकते हो। अगर आपसे वो संख्या पूछी जाती तो इसमें 74 जोड़ देते और आपका नंबर आ जाता 108, तो ये 17वीं संख्या है आपकी। लेकिन आपसे 17वीं संख्या नहीं पूछी, आपसे ये पूछ लिया कि 33 संख्याओं का तो एवरेज है 74, अगर मैं एक संख्या हटा दूं, वो 17वीं संख्या ये हटा दूं एक, तो आपकी संख्याएं बच जाएंगी 32। इन 32 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो आपने ऐसे सोचना है, हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं कि 33 संख्याओं का एवरेज है 74, एक संख्या निकाल दी, उससे एवरेज पर क्या चेंज आएगा? अब वो संख्या है 108, अगर वो 74 ही होती और हट जाती तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 74 से ज्यादा लेके चली गई है, और कितना ज्यादा लेके चली गई है? 34 ज्यादा लेके चली गई है, उसकी वजह से एवरेज कम होगी। अब कितनी एवरेज कम होगी? एवरेज कम होगी, इस 34 की एवरेज निकाल दो। 34 की एवरेज कैसे निकलेगी? 34 बटेगा कितने लोगों में? 32 लोगों में, तो ये आ जाएगा आपका 17/16। इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं तो 1.9 आएगा, सॉरी 1.1 आएगा। 17 16 एकम 16, और आगे घटेगा, वैसे तो 0 आएगी लेकिन 1.1 मान लेंगे हम, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद एक ही अंक लेना है। अब वैसे तो यहाँ पर 1.09 आना था या फिर 8 आना था, कुछ ऐसा आएगा, लेकिन वो एक मैंने ऐड करके इसका जो एवरेज है वो 1.1 आ गया है, तो इसका मतलब एवरेज इसमें से 1.1 कम होगा, तो ये आ जाएगा आपका 72.9, और ये आपका आंसर है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन का यही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ए क्यूबॉइड ऑफ साइड्स 12, 40, 12, 18 और 27 इज मेल्टेड टू ए फॉर्म ए क्यूब। एक क्यूबॉइड को पिघलाकर क्यूब, आपका क्यूब बना दिया है। एक क्यूबॉइड को पिघलाकर एक क्यूब बना दिया है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। इसका वॉल्यूम निकलता है लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ मल्टीपल हाइट, इसका वॉल्यूम निकलता है भुजा की पावर 3। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू क्यूब। इन दोनों के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है आपसे। सबसे पहले लेंथ कितनी है? 12, ब्रेड्थ कितनी है? इसको आप टुकड़ों में लिख दो। 12 को लिख दिया मैंने, 2 दूनी 4 3 12। चौड़ाई है आपकी 18, 18 को लिख सकता हूं मैं 3 तिया 9 दूनी 18। हाइट है आपकी 27, 27 को लिख सकता हूं 3 गुणा 3 गुणा 3, ये बराबर आ गया है a की पावर 3। ये बात आपको समझ आई? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिखना था, उनके प्राइम फैक्टर करके लिख दिया। अगर मैंने a निकालना है ना तो दोनों तरफ क्यूब रूट करना पड़ेगा, और क्यूब रूट का मतलब ये है जिसका 3 का जोड़ा पूरा बनेगा वो बाहर आ जाएगा। 3 का 3 का जोड़ा पूरा बन गया, बाहर आ गया। 3 का 3 का जोड़ा पूरा बन गया, बाहर आ गया। और 2 का भी 3 का जोड़ा पूरा बन गया, बाहर आ गया। तो ये आ गया आपका a, और a की वैल्यू आ गई है 3 तिया 9, सॉरी 2 था ना लास्ट में, तो ये भाई लास्ट में जो जोड़ा बनाया था वो 2 का बनाया था। 3 तिया 9 दूनी 18, तो आपका जो क्यूब है ना उसकी भुजा आ गई है 18। अब आपसे पूछा है कि उनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताओ। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकलता है 2 बाहर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया निकलता है 6 1 की 2। ये आंसर करना है आपने। तो 2, लंबाई है आपकी 12, चौड़ाई है 18, चौड़ाई है 18, ऊंचाई है 27, ऊंचाई है 27, चौड़ाई है 12, ये तो आ गया टोटल सरफेस एरिया। ये होगा 6 गुणा में 18 गुणा 18। तो मैंने क्या किया, इसमें से अंदर वाले में से 18 और कॉमन ले लिया, तो यहां से 18 चला गया 12, यहां से 18 चला गया 27, यहां से 18 जाएगा तो यहां से पहले 9 चला गया 3 बच गया, यहां से 2 चला गया 6 बच गया, तो 6 गुणा में 3 18 बच गया यहाँ पर, और बराबर है 6 गुणा में 18 गुणा में 18। तो 18 से 18 कट गया, 2 से इसको काटा 3, ये अंदर रेशो में था, ये रेशो करना था इसका। ये आ गया है आपका 2 और 7 9, 9 और 8 17, और ये आ गया है आपका 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 1 5, 57 आ गया है। ये आ गया है 18 तिया 54, तो 3 से ही काट दो इसको, 19 तिया 57, 18 तिया 54, तो 19 अनुपात 18 आ गया, और ये आपका आंसर है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय x प्लस 2, इस पोलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड किया है, लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 5, तो शेष 5 आता है। डिवाइडेड बाय x माइनस 2, अगर x माइनस 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 29 आता है। b की वैल्यू बतानी है। देखिए अगर मैं इस पोलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे पहले और यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ गई -2, वो -2 वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 2 माइनस 2 की पावर 4 16, 16 दूनी 32, माइनस 2 की पावर 3 माइनस का 8, माइनस का 8 और माइनस का a तो प्लस का 8 है, माइनस के 2 की पावर 2 प्लस का 4, प्लस का 4 गुणा में माइनस का b तो माइनस का 4b, माइनस का 2x, c की वैल्यू सॉरी x कहां से आ गया, x की तो वैल्यू पुट कर दी मैंने, x की वैल्यू है माइनस का 2, माइनस का 2 गुणा में c तो माइनस का 2c और माइनस का 3। इस तरीके से यहां से जो रिमाइंडर आया है वो निकल के आ गया है और जिसकी वैल्यू बता रखी है 5। ठीक है, अगर मैं x माइनस 2 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, x माइनस 2 को 0 के बराबर करा और इसकी वैल्यू आ गई है 2। अब की बार 2 पुट करेंगे, 2 की पावर 4 16, 16 दूनी 32, 2 की पावर 3 8 प्लस का 8 गुणा में a तो माइनस का 8, 2 की पावर 2 4, 4 गुणा में b माइनस का 4b। ठीक है, 2 गुणा में c माइनस का 2c सॉरी प्लस का 2c और माइनस का 3। अब यहां से रिमाइंडर आ रहा है आपका 29। इक्वेशन बन गई है आपकी, इनको जोड़ो, 32 32 64, ये आपस में कट गए, माइनस का 4b माइनस का 4b माइनस का 8b ये कट गए, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 ये जुड़ के आ गया आपके 34। ठीक है जी, माइनस का 8 भी उधर गया, प्लस का 8 भी, ये हो गया 64 में से ये उधर आ गया 64 और माइनस का 6 ये माइनस का 34 माइनस का 40 ये आ गया 24 बराबर है 8b और b की वैल्यू आ गई 3 और यही आपका आंसर है, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, x की हाईएस्ट वैल्यू आपके पोलिनोमियल की डिग्री होती है, तो आपका आंसर आ गया है ये हाईएस्ट पावर ऑफ x। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल शेल हुज इनर एंड आउटर रेडियस आर रिस्पेक्टिवली 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। दो गोले हैं इस तरीके से, एक गोला है लेकिन वो इस तरीके से है, खोखला गोला है वो इस तरीके से है। ठीक है, एक इसकी इनर रेडियस है, इसकी आउटर रेडियस है। जो इसकी आउटर रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, जो इनर रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका आपने वॉल्यूम निकालना है। वैसे तो इसका वॉल्यूम निकलता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन त्रिज्या 2 है तो बड़ी आर के क्यूब में से छोटी आर का क्यूब घट जाएगा, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई बड़े आर की 3 माइनस छोटे आर की 3। बस इसको हल कर दीजिए, 4/3 पाई, पाई को पाई ही रख रखा है, बड़ा आर है 3, 3 की पावर 3 27, छोटा आर है 2, 2 की पावर 3 8। इसको इसमें से घटाएंगे, 17 में से 8 गए 9, 19 बच गया है, तो 19 चौके 76, 76/3 पाई आपका आंसर आ गया है, तो आपका आंसर है ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉपकीपर सोल्ड ए पेयर ऑफ हेडफोन्स ₹5520, 5520 रुपए में, इतने रुपए में कोई हेडफोन्स बेचे हैं और 20% का लाभ हो गया है। तो 20% का लाभ का मतलब ये है, अगर सीपी 100% था तो 20% बढ़ाकर बेच दिया, यानी कि ये 120% की वैल्यू है। ये बात आपको समझ आई? अगर हेडफोन्स को 5520 रुपए में बेचा है और 20% का लाभ हो गया है, अगर सीपी आपका 100% है ना, तो इसका मतलब 20% बढ़ाकर बेचा है, ये 120% की वैल्यू है। आगे बोला गया है, व्हाट वुड हैव बीन द गेन और लॉस परसेंट इफ ही हैड सोल्ड फॉर ₹4370। अगर 4370 रुपए का बेचा होता तो कितना लाभ या हानि होता? अगर 1 रुपए में बेचा होता तो वो कितना परसेंट होता? वो होता 120/5520। अगर 4370 में बेचा होता तो कितना परसेंट होता? ये हो जाएगा 120/5520 और गुणा में 4370। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से काट दिया, 8 6 48, 8 9 72, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 23 तिया 69,
ये हो जाएगा आपका 23 एकम 23, 23 निमा 207, 3 से 100 काटा, 3 पंजे 15, 19 पंजे 95। तो ये जो ये वैल्यू है ना, ये आपकी 95% की वैल्यू है। तो कहने का मतलब अब की बार 5% घटाकर बेच दिया। आपका सीपी था 100% और एसपी आ गया है 95%। तो इसका मतलब 5% का लॉस हो गया है और यही आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू मीडियंस एडी एंड बीई ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट जी एट राइट एंगल। भाई एक आपकी ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, इसकी दो मीडियन है, एक मीडियन है एडी, एक मीडियन है बीई। ये मीडियन जो है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है जी पर, ठीक है जी। फिर आगे बोला गया है बीई 36 है, बीई ये 36 है पूरी। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका ये केंद्रक होता है ना, ये आपकी मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 36 है तो इसको 3 से भाग कर दिया, 3 से आ गया ये 12, तो 12 दूनी 24, ऊपर वाली वैल्यू 24 है और 12 एकम 12, ये 12 है। टोटल बी की वैल्यू 36 थी। ये इसका जो केंद्रक होता है ना, इसको 2:1 में बांटता है, तो इधर 24 इधर 12। आगे बोला गया है एडी 21 है, एडी ऐसे ही एडी भी माध्यिका है, इसको भी ये 2:1 में बांटेगा, तो 21 को भी 3 से भाग कर दिया, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 ऊपर वाला है और 7 एकम 7 नीचे वाला है। ठीक है जी। आपसे पूछा है कि बी सी की वैल्यू निकाल लो। आपको ये बताया गया था कि जो ये जी पॉइंट है ना, ये इसको 90 डिग्री पर काटता है एक दूसरे को, ये बताया गया था। एक त्रिभुज एबीसी में दो माध्यिकाएं एडी और बीई जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो कहने का मतलब ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो इस ट्रायंगल पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। अगर ये 24 है और ये 7 है तो ये 25 आएगा। मुझे ट्रिपलेट याद है इसलिए। ये एक मीडियन का पॉइंट है जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये 25 है तो ये भी 25 होगी। आपसे बीसी भुजा की लंबाई पूछी थी जो कि 50 आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹9600 फ्रॉम 18 अक्टूबर 2021 टू 12 मार्च 2022 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पहले आप देखो कितने समय के लिए ब्याज निकालना है। 18 अक्टूबर 2021 से 12 मार्च 2022। पहले देखो दिन कैसे गिनते हैं। अक्टूबर होता है आपका 31 दिन का, तो 17 दिन का तो ब्याज लगाना नहीं, पहले वो 17 दिन घटा दो इसमें से। तो ये आ गया 11 में से 7 गए 4, 2 में से 1 गया 1, तो 14 दिन तो आ गए अक्टूबर के। अक्टूबर के बाद नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 12 दिन। ये बात आपको समझ आ गई। यहां से यहां तक दिन गिनने थे। पहले 17 दिन घटा दिया 31 में से, तो 14 दिन ये आ गए। नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 12 दिन लेने हैं। इनको जोड़ो एक बार। मैंने क्या किया, ये 2 इधर ले लिया, इसमें से 2 माइनस कर दिया, 2 इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका 30। 30 और 30 60 और 62 122 और 14 और 10 24। ये हो गया आपका 146 दिन। आपने 146 दिन का ब्याज निकालना है। जब आपको ब्याज दिनों में निकालना है ना, तो दर को भी आपको दिनों में चेंज करना पड़ेगा। आपकी दर है 8% वार्षिक। अगर आपने एक दिन की दर निकालनी है तो 365 से भाग करना पड़ेगा, और अगर 146 दिन की निकालनी है तो 146 दिन से गुणा कर देंगे। ये आ गई आपकी दर, और इसमें समय भी इंक्लूडेड है। अब आपका साधारण ब्याज निकलेगा मूलधन गुणा में दर और समय, 8/100 गुणा में 146/365। आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने दर को तो परसेंटेज में रखा, वार्षिक ही रखा, इन 146/365 करके इसको वर्षों में बना लिया, या फिर दर को वर्ष में बना लिया, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे समझो। मैंने क्या किया, मुझे पता है ये 73 से दोनों कट रहे हैं। 73 दूनी होता है 146 और 73 पंजे होता है 765, तो ये होगा 73 दूनी और 73 पंजे। तो ये आ गया आपका 2/5, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई है। तो 8 दूनी 16, 16 6 96 9,
16 नहीं, 144 और 9 153 और बटे में है 5। तो ये आ गया आपका 5 3 15 ना जाने की 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 307 रुपए 20 पैसे आपका ब्याज आ गया और आपका आंसर है ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कंप्लीट 390 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म पार करना है 390 मीटर का। अगर ट्रेन को 390 मीटर का कोई प्लेटफॉर्म, कोई सुरंग पार करनी होती है तो उसमें उसको खुद की दूरी भी पार करनी पड़ती है। कैसे, मैं बता चुका हूं। ये आ गया है 600 मीटर, तो ये है आपका डिस्टेंस। जब आपको डिस्टेंस मीटर में तय करना है तो आपको स्पीड को भी मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा। आपकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से गुणा कर दिया, 18 तिया 54, वो आ गई है 15 मीटर पर सेकेंड। आपसे टाइम पूछा है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 15 चौके 60, 40 सेकंड में पार कर देगी और आपका आंसर आ गया है सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी सी तीनों एंगल का सम है 90 डिग्री, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। आपके आंसर कांस्टेंट है तो यहां पर कोई भी एंगल की वैल्यू पुट कर सकते हो। बी को मैंने 0 डिग्री मान लिया, सी को भी मैंने 0 डिग्री मान लिया और ए को मैंने 90 डिग्री मान लिया। जो आपका मन करता है वो मान सकते हो, लेकिन मन को कंट्रोल करके ऐसी चीज मान लो जिससे क्वेश्चन आपका जल्दी से जल्दी हल हो। अब ए की वैल्यू है 90, 90 को 2 से भाग किया 45, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये है 180 और ये है 0 दोनों, तो 180 को 2 से भाग कर दिया 90, साइन 90 का मान होता है 1, प्लस कोस, यहां साइन को देखो पहले, ये दोनों 0 हैं, 0/2 0 रहेगा, साइन 0 का मान 0 होता है तो इससे सारा 0 हो जाएगा, तो यही बच गया आपका बस 1/√2 और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, एक ट्राइंगल पी क्यू आर में जो एंगल क्यू है ना वो आर से बड़ा है। ठीक है जी। पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, एक एंगल बाइसेक्टर है आपका पी एस। ठीक है जी। उसके बाद पी टी जो है वो लंब है आर क्यू पर, ये लीजिए, ये लंब है आर क्यू पर। ठीक है जी। आपको आगे बताया गया है कि एस पी टी 28 है, एस पी टी ये 28 है। ठीक है जी। आपसे बताया गया आगे कि आर 23 है, ये 23 है जी। ठीक है जी। तो आपसे पूछा है कि एंगल क्यू बताओ। पहले तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, एक त्रिभुज में जो आपकी ऊंचाई होती है और जो एंगल बाइसेक्टर होता है उनके बीच का जो एंगल होता है ना एसपीटी, वो पता कैसे निकलता है? वो निकलता है इन दोनों एंगल का डिफरेंस और बटे में 2, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 28, क्यू मैंने निकालना है, आर 23 है और बटे में 2, 28 दूनी 56, 56 प्लस 23 बराबर आ गया है क्यू और जो की है 79, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पर है तीन बिंदु, एक ए है वो है आपका 1 और 6, एक बी है वो है 3 और 4, एक है सी जो है के और 1। ये तीनों बिंदु कोलिनियर हैं। अगर तीनों बिंदु कोलिनियर है और इनको मैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं, इनको एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष मानकर अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं, जो इसका फार्मूला होता है 1/2 मोड के अंदर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला रख रहा हूं भाई मैं, वो रहेगा आपका x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरीके से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। मैंने इन तीनों पॉइंट को एक त्रिभुज के शीर्ष मान लिया है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि त्रिभुज तो है ही नहीं ना, ये तो एक ही लाइन में है तीनों बिंदु, तो इसका भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये होता है जिन इन तीनों साइड्स ने जो आकृति का भाग घेरा है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्या क्षेत्रफल होगा? तीनों एक ही लाइन पर है
तो इसका क्षेत्रफल आपका 0 होता है। तो बस अब इसकी वैल्यू निकाल लो। इसको याद करना है, बड़ा आसान है। x1 x2 x3, 1 के बाद आता है 2 3, 2 के बाद आता है 3 1, 3 के बाद आता है 1 2, ऐसे इसको याद करते हैं। तो 1/2 भी चला गया, वो इधर आएगा, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं बची, बस अंदर वाले की वैल्यू पुट करो। अब इसको निकालने का तरीका, मुझे फार्मूले की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे निकाल लूंगा। ये है x 1 4 माइनस, ये लास्ट वाला कितना है भाई, लास्ट वाला 1, 4 माइनस 1, ठीक है, प्लस में 1 रखा था, अब रखूंगा 3, 3 रख दिया तो 1 माइनस 6, ठीक है, अब रखूंगा k, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4। पता नहीं आपको समझ आया या नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जब x की वैल्यू रखेंगे तो आगे दोनों y की वैल्यू को माइनस करना है, अगला x रखेंगे तो y की अगली वैल्यू को माइनस करना है, लास्ट वाला x रखेंगे तो अगले वाली y की वैल्यू को माइनस करना है। अब इसको हल करेंगे अगर हम, तो 0 बराबर है 4 में से 1 गया 3, ये बच गया आपका माइनस का 5 गुणा में 3 माइनस के 15, वहां बच गया आपका माइनस का 2k, ठीक है भाई। 6 में से प्लस का बच गया भाई, सॉरी, ये बच गया आपका प्लस का 2k, इसको हल कीजिए, ये बच गया आपका यहाँ पर माइनस का 12, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12 बराबर आ गया 2k, और k की वैल्यू आ गई 6, और k की ही वैल्यू निकालनी थी, तो आपका आंसर है 6। अगला क्वेश्चन है, ए वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए बी एंड सी टुगेदर, एक काम ए बी सी तीनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। आगे बोला गया है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीटेड 30% ऑफ वर्क, ये बताया गया है कि ए और बी ने दोनों ने मिलके है ना 30% काम किया है। अब आप ये बताओ, अगर तीनों ने मिलके काम किया था और ए और बी दोनों ने मिलके 30% ही किया है, इसका मतलब सी ने 70% काम किया है। फिर आगे बोला गया है बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट 80% वर्क, बी और सी दोनों ने 80% काम किया है, लेकिन मुझे पता है कि सी ने तो 70% किया है और दोनों ने 80% किया है, इसका मतलब बी ने आपका 10% किया है। अब ये बताइए, यहां से बी ने अगर 10% किया है तो ए ने 20% किया है, तो यहां से अगर मैं इनको रेशियो में कन्वर्ट करूं तो 7:1:2 आ गया है, ये इनका वन डे वर्क आ गया है। अब आपसे आगे पूछा गया है हु इज द मोस्ट एफिशिएंट अमंग द थ्री, तीनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन है। भाई समय तीनों का बराबर रहा होगा जब तीनों ने एक साथ काम किया है, जिसने ज्यादा काम किया है वो ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसकी भी निकालने की जरूरत नहीं थी, 70% काम सी ने किया है, सी ही सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इसमें k की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है ऑप्शन कांस्टेंट है तो वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, क्योंकि मुझे साइन सीकेंट टेन सब नजर आ रहे हैं, तो मैं थीटा की वैल्यू 45 रख दूंगा। ये लीजिए, तो साइन 45 का मान 1/√2, कोसिकेंट 45 का मान √2, इसका स्क्वायर, कोस 45 का मान 1/√2, सीकेंट 45 का मान √2, इसका वर्ग, बराबर है के tan 45 का भी मान 1 और कोट 45 का भी मान 1। इसको मैं हल करता हूं तो इसका एलसीएम लूंगा, √2 गुणा में √2 पूरा 2, 2 प्लस में 1 3, ये आ गया 3/√2 और इसका वर्ग, ये भी ऐसे आ जाएगा 3/√2 और इसका वर्ग। मैं पहले इसी को हल कर लेता हूं, ये आ जाएगा आपका 9/2 और ये भी आ जाएगा 9/2। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो यहां तक आ गया है आपका आंसर 9, 9 बराबर है k प्लस में 2, ये 2 इधर आके माइनस हो गया, तो k की वैल्यू 7 आ गई है और आपका आंसर है A। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:11:3:11 देन द क्वाड्रिलेटर मस्ट बी, अगर किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर हैं तो वो चतुर्भुज आपकी हो सकती है पैरेललोग्राम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आपके सारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, किस क्वेश्चन में आपकी अप्रोच ठीक नहीं थी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।